बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं चाय की चुस्की लेने ही लगा था कि रोमा ने मुझे टोक दिया और कहा कि नहीं, पहले इधर पहले लोगों से ज़रा हेलो हाय राब्ता हो जाए। तो खैर चाय की चुस्की हम लेते रहेंगे। आप भी उम्मीद है हमें देख रहे होंगे तो साथ में चाय का मग साथ रखा होगा अगर आप चाय पीने के शौकीन है। ये ज़रूरी नहीं है सर्दी बहुत ज़्यादा, खुद को वार्म रखने के लिए मेरे ख्याल में किसी न किसी गर्म मशरूब का इस्तेमाल तो लाजमी करना चाहिए। हाँ। आज फॉग भी बहुत ज़्यादा, लाहौर की अगर मैं बात करूँ, हाँ, और लाहौर में तो बहुत ज़्यादा है। पहले ज़रा हरमीत की तरफ चले जाते हैं, फिर हम मौसम की तरफ बातचीत भी करेंगे। दस्तार मैंने ऑलरेडी देख लिया। अच्छा जी, तो हरमीत साहब क्या हालचाल है? वालेकुम सलाम सर, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक सर, और आपने दुरुस्त फरमाया, मग रखना चाहिए तो हमने पहले से मग रखा हुआ है। और जाहिर बात है कि जो सर्द हवाएं चल रही, इस्लामाबाद में मौसम तो बहुत वैसे धूप है लेकिन ठंडी ठार हवाएं चल रही हैं। तो भैया ऐसे ठंड में तो फिर ग्रीन टी हो या गर्म चाय का प्याला हो तो ज़रूर उसकी चुस्कियाँ लेनी चाहिए। बट आपके साथ थोड़ी सी ज्यादती कर ली रोमा ने सर। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो समथिंग दैट वाज वेरी नेचुरल। वो हम उस टाइम ऑन एयर आ गए। वो खैर ये क्या कहते हैं, ये लाइफ का हुस्न होती हैं ये चीज़ें, हम अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं। हरमीत ने शहर इक़्तिदार के मौसम का कहा तो लाहौर का मौसम लाहौर वालों को तो बखूबी अंदाज़ा होगा, बट जो लाहौर में नहीं इस वक्त लोग और दूसरे शहरों से हमें देख रहे हैं उनके लिए बताते चलें कि लाहौर में दबाकर ठंड है, टकाकर फॉग है। मतलब मैं वेलेंशिया में रहती हूँ और वहाँ से आज निकलना बाहर मुश्किल हुआ था। इसके साथ साथ और मोटरवेज़ की भी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मोटरवे को कई मकामात से बंद भी किया जा चुका है फॉग के बाइस ही, बट आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं ज़रा रन डाउन अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूँ कौन कौन सी अहम खबरें आज हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। सो सबसे पहले हम डेली डोज के साथ आगाज़ करेंगे। इसके बाद सियासी हवाले से जो आइंदा आने वाले 3 महीने हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत के हवाले से कोई अहम फैसला हो सकता है या इमरान खान साहब के हवाले से कोई अहम फैसला हो सकता है। और ये ख्वाब किसने वैसे देखा सर? यू बेटर नो दिस। मंजूर वसान वो हमेशा ख्वाब देखते रहते हैं। सारे ख्वाब उनके पता नहीं पूरे होते हैं कि नहीं होते। हाँ। लेकिन यह है कि ख्वाब उनके ज़्यादातर जो होते हैं वो ख्वाब वो ज़रूर देखते हैं। ख्वाब वो ज़रूर देखते हैं। हाँ। ख्वाब हम भी देखते हैं लेकिन हमारे ख्वाब और टाइप के होते हैं, मंजूर वसान टाइप के नहीं होते। तो बहरहाल उसके हवाले से जिक्र करेंगे और फिर हमारे साथ इम्तियाज़ गुल होंगे, उनसे भी ज़रा पूछेंगे मंजूर वसान के। हालांकि होना ये चाहिए था आज हमारे साथ कोई ख्वाबों का स्पेशलिस्ट होता जो हमें बताता, लेकिन चले इम्तियाज़ गुल से काम चला लेंगे हम। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे और इस्लामाबाद में दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे बड़ी बर्ड पार्क में नायाब परिंदों की अटकेलियाँ देखने में आई। हरमीत ने इस हवाले से हमारे लिए कुछ खुसूसी तौर पर तैयार किया है, वो भी चलकर देखेंगे। फिर मरी में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम शाहराहों से बर्फ़ को हटा दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल और मरी को कब आम आवाम के लिए अब खोल दिया जाएगा, बिकॉज कल भी देखा गया कि एक्सटेंड कर दिया गया। अभी मरी जो है वो सयाहों के लिए बंद है। सो इस सूरत हाल पर भी गौर करेंगे। फिर ओमिक्रॉन जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो रहा है। इनफैक्ट मैं देख रही थी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बहुत ज़्यादा कोविड को लेकर रिस्ट्रिक्शन जायद की हुई थी, बट अब वहाँ पर जिस तरह से, स्पेशली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ और सिडनी की बात करूँ, बिकॉज माई सिस्टर लिव्स देयर, तो सिडनी का कमोबेश हर घर है जहाँ पर पूरी फैमिलीज़ को कोविड हुआ हुआ है। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ती चली जा रही हैं। इख्तियात कैसे करनी है, पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, और फिर जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करती है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में। सो हमने किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल करना है इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में आपको एक पाकिस्तानी ट्रक आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का ट्रक आर्ट गोरों में बहुत ज़्यादा मकबूल भी करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, और अब गोरे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हैदर अली मतलब आगे चलकर शो में हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम डेली डोज के साथ आगाज़, और जिस तरह से मैंने कहा कि गिरदो नवाह में फॉग बहुत ज़्यादा है, इसी सूरत हाल के पेश नज़र मोटरवे को M1, M2, M4 और M11 से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा शहरियों को ये बार बार हिदायत जारी की जा रही हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। इसके साथ साथ जब आप ऑब्वियसली ट्रेवल कर रहे हैं फॉग लाइट्स का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे आज पहला दिन है, जैसे आज का ना दबा के सर्दी है, तो आज पहला दिन है जो मुझे ठंड लग रही है। अदरवाइज़ मुझे इस पूरे सीज़न में अभी तक ठंड इतनी नहीं लगी थी। तो आज मैं सुबह से हल्की हल्की कपकपी में था और पता नहीं क्यों उसकी वजह क्या एक्चुअली है भी या नहीं है, लेकिन लाहौर में ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और फॉग जैसे बताया कि मेरे घर के करीब भी जो मेन डिफेंस रोड है उसके साथ ही मैं रहता हूँ,
तो वहाँ पे भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है और उसके साथ फॉग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो गाड़ियाँ जब आप चला रहे हैं, आप सबसे यही दरख्वास्त है, एहतियात करें, बिला वजह स्पीडर न मारें। बिल्कुल। ये 2-4-5 दिनों में, पिछले दिनों में मैंने कम से कम 5-6 गाड़ियाँ देखी हैं जो आपस में टकराई हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो तेज़ी में आगे निकलने की कोशिश में अगली गाड़ी ज़रा स्लो होती है तो फिर पीछे से टक्कर मारते हैं। अच्छा, ये एक अजीब हमारा अलमिया है कि हम जब कोई गाड़ी आगे से ब्रेक मारती है और पीछे से टक्कर मारते हैं उसको, तो फिर हम कहते हैं तुमने ब्रेक क्यों मारी? भाई अगला अगर उसके सामने कोई चीज़ आ गई है उसको क्या करना चाहिए? तो जाहिर बात है उसको ऑब्वियसली ब्रेक मारनी चाहिए। आपने अपना फासला क्यों नहीं रखा? ये कोई नहीं मानता अपनी गलती जो है। जी हरमीत, आपके यहाँ क्या पोजीशन है इस्लामाबाद में? रोहू साहब, मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में कमाल की धूप है, बड़े मज़े की है। और कुछ लोग जो है अगर हमारी तरह ऑफिस में जो काम नहीं करते तो भाई आराम से बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं धूप को। और लेकिन इसके साथ साथ हल्की ठंडी ठार, क्योंकि मरी में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और मरी बहुत ही पास है हमारे, तो वहाँ से जो हवाओं का सिलसिला है, ठंडी ठार हवाओं का, वो तो चल रहा है। लेकिन बहरहाल मौसम बहुत ही कमाल का है। चलें, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और ये वाली ख़बर तो वैसे मैं परसों से सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा वायरल है। इस पर हमारे जो मुख्तलिफ स्टार्स हैं वो भी हुमायूं सईद को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कुछ की जानिब से क्रिटिसिज्म भी सामने आ रहा है। बट स्टोरी जिस तरह से मैंने थोड़ा सा भी इंट्रो दिया है, तो जो लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं और जो लोग क्राउन को फॉलो करें, द क्राउन सीज़न को फॉलो करें, बेसिकली ये शाही ख़ानदान के हवाले से सारी स्टोरी है, उन्हीं की लाइफ पर बेस करती है। सो उसमें अब हुमायूं सईद को बहुत ज़्यादा अहम किरदार सौंपा गया है। सीज़न 5 इसका 2020 और कुछ लाइक डेज़ में रिलीज़ हो जाएगा, और इसमें हुमायूं सईद जो है वो डॉक्टर हसनात का किरदार निभा रही हैं, जो कि कहा जाता है कि लेडी डायना की एक हकीकी मोहब्बत थी। और ये पाकिस्तानी नयाद बरतानवी डॉक्टर थे जिनके चर्चे इश्क के बहुत ज़्यादा लेडी डायना के साथ थे, और उनको मिस्टर वंडरफुल के नाम से जानती थी। अच्छा, मैं देख रही थी बहुत से स्टार्स जिनमें माहिरा खान है और भी मुख्तलिफ हैं, वो ट्विटर पर और इवन दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में पहली बार कोई एक्टर जो है वो इस तरह से मेन स्ट्रीम में और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल जो सीरीज़ हैं उनमें परफॉर्म कर रहा है। बट इसके लिए, इसी कैरेक्टर के लिए फवाद खान का नाम भी पहले कंसिडर किया जा रहा था। सो फाइनल सिलेक्शन हुमायूं सईद की हुई है। सो रात को हरमीत, मैं फेसबुक जब थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें सकीना समो जो हमारी बड़ी मारूफ एक्ट्रेस हैं, वो कह रही थी कि अगर फवाद खान होते तो ज़्यादा बेहतर होता। सो कुछ लोग हैं जो इसको इतना नहीं, अगर आप रिजेम्बलेंस देखें आप हसनात के और उनके देखें हुमायूं के, तो काफ़ी एक तो मिलते जुलते हैं, और बॉडी जो लैंग्वेज है वो भी बिल्कुल तकरीबन सेम ही है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब उन्होंने जो चुना है तो कमाल, क्योंकि जाहिर बात है कि ऐसा तो नहीं होगा, उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद ही सारा कुछ किया होगा। लेकिन हुमायूं साहब जो भी है, हमारे पाकिस्तान में फवाद साहब जाते हैं हुमायूं साहब, लेकिन हुमायूं साहब के किस्मत जा गई, वो चले गए, तो उनकी सिलेक्शन हो गई, तो बहुत अच्छी बात है और हमें फ़ख्र होना चाहिए भाई, मुबारकबाद देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल अगर आप देखें तस्वीरों को तो आपको वहाँ पे हल्की फुल्की नहीं बल्कि तकरीबन जो है उनके रिजेम्बलेंस आपको हाँ तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक मुनासिब कैरेक्टर जो है वो एक अच्छी तरीके से हुमायूं बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो वो और रिजेम्बलेंस के साथ साथ जो एक कहते हैं ना बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो चौड़ाई उतनी ज्यादा। डॉक्टर काफी ज्यादा, डॉक्टर असनाद बड़े हैंडसम आदमी थे, हैं बल्कि अभी भी हैं। मतलब ये जिस वक्त इनका लेडी डायना का इश्क मशहूर हुआ था उनके मौत के बाद, उससे पहले तो उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा गुफ्तगू लोग कम ही करते थे, कोई आदमी जब था वो उसके बारे में बात किया करता था। लेकिन उनकी मौत के बाद काफ़ी चर्चे हुए इनके इश्क के, और कहते भी हैं कि लेडी डायना को उनके ख़ानदान वाले जो हैं डॉक्टर हसनात के, उन्होंने इनकार कर दिया था एक्सेप्ट करने से। लेडी डायना तैयार थी बिल्कुल शादी करने के लिए, लेकिन डॉक्टर हसनात का ख़ानदान जो है वो ज़रा थोड़ा सा ट्रेडिशनल एक रवायती ख़ानदान था, और एक गांव से उनका ताल्लुक़ था पंजाब के, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है शायद जेलम या इसके आसपास का इलाका था जहाँ से उनका ताल्लुक़ है। तो वो उन्होंने उनको कबूल नहीं किया, तो अब वो उसकी वजह से बेल मंडे नहीं चढ़ी। अब पता नहीं, मतलब ये अगर ख़ानदान वाले पसंद कर लेते तो एक शहज़ादी पाकिस्तान की
वो बहू बनती है। बिल्कुल ठीक। और एक और हम जमाई बन जाते हैं, मतलब इंग्लैंड का एक और जमाई बन जाता है। हिंदुस्तान की से बहुत से लेके आए हम लोग, हाँ, लेकिन ये शहजादी हमारे नाम होती है। बिल्कुल। लेकिन अभी जो फैंस हैं वो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं सीजन का, और इसमें जो हुमायूं सईद के भी फैंस हैं, ऑब्वियसली कुछ इस सीजन के फैंस हैं, कुछ हुमायूं सईद के भी फैंस होंगे जो वेट कर रहे हैं कि फिर किस तरह से हुमायूं सईद जो है इसको किरदार को निभाते हैं, और ऑब्वियसली अच्छा निभाएंगे, एक्टर तो वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सो अच्छा, ये सीजन मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, मैंने 2 सीजन्स देखे, उसके बाद मुझे लगा इट वाज काइंड ऑफ सो ड्रैग्ड और बहुत स्लो था, तो मैंने बीच में इसको देखना छोड़ दिया। अब हुमायूं सईद की वजह से मेरा दिल करे कि मैं सीजन 5 लोग बहुत देखेंगे, और खास तौर पे जो मैं बात कह रहा हूँ कि इनका आपस में जो ताल्लुक था और इनके ख़ानदान वालों ने उसको ताल्लुक को आगे नहीं, बेल मंडे नहीं चढ़ी जिसको कहते हैं, वो ताल्लुक को आगे नहीं बढ़ने दिया, उस हवाले से भी लोग फिर तजस्सुस का शिकार हो गए। वो ज़रूर देखना चाहेंगे कि कुर्बत कैसे आई और फिर कुर्बत में दूरियां कैसे हुई। अब ये तस्वीर में आप देखें ना, डॉक्टर हसनात जो है वो हुमायूं सईद से ज़्यादा हैंडसम आदमी है खुद एक्चुअल लाइफ में वैसे। सही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी शेयर करेंगे, और अगली स्टोरी हमारे पास है हरमीत। ऐसे बहुत दफ़ा होता है कि बहुत से लोग हमने अपने सराउंडिंग्स में भी देखे हैं कि जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते कुछ नहीं, और उनका ये मोटो ये होता है, लुक बिजी डू नथिंग, करना कुछ नहीं चाहते। हाँ। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा वो चाहते हैं कि हम कुछ ना करें और फिर भी हम माला माल हो जाए, हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए। हाँ। सो जापान के एक शहरी हैं जिन्होंने जो सोचा, बिकॉज उनकी थिंकिंग ये थी कि वो कुछ ना करें और कुछ ना करके पैसा कमाए। सो उनका जो ये ख्वाब था, उनकी जो डिज़ायर थी, वो हकीकत में तब्दील हो गई। 38 इयर्स इनकी एज है, और ये जो है इन्होंने जब अपनी CV सबमिट करवाई, और इवन इनकी जो CV थी वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मशहूर हुई। सो उनकी स्पेशलिटी ये थी डू नथिंग, ये उनकी स्पेशलिटी थी, और बहुत से लोगों ने फिर इनको अप्रोच किया, और फिर इन्होंने बड़े पैसे भी बनाए और अभी भी बना रहे हैं। और ये करते क्या है, बेसिकली हम लोग अपने इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत से लोग देखते हैं, और जो लोग इनको नौकरी पर रखते भी हैं वो भी तन्हाई का मोस्ट ऑफ देम शिकार हैं। उनको एक कंपनी चाहिए, लाइक अगर वो कॉफ़ी पीने गए हैं, वो चाय पीने गए हैं, वो मौसम एंजॉय करना चाहते हैं, सो इनको वो अपने पास कंपनी के तौर पर बिठा लेते हैं। बहुत से सिंगर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे गाने को सुना जाए और सराहा जाए। सो ये जो शख्स हैं ये काम करते हैं, और इसका अच्छा, वैसे मुझे अपने गांव की स्टोरी याद आ गई। हमारे गांव में भी एक ऐसा कैरेक्टर अब भी मौजूद है जो कुछ नहीं करता है, बस उसको मशगुले के तौर पर कोई ना कोई उठा के लेके जाता है, खाना पीना भी दे देता है, वो सिर्फ बातें ही करता रहता है। तो ये है कि बड़े कमाल की ये कैरेक्टर है, लेकिन ये जापानी कैरेक्टर जो था, इसने तो पैसा भी कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया, कुछ ना करते हुए भी। अच्छा, मैं भी पिक्चर्स देख रही हूँ, 38 इयर्स एज है, वो लग बच्चा ही रहा है, नहीं रहा साहब? हाँ, लग नहीं रहा है। जापानी है ना, जापानीज है ना, तो वो मतलब उसकी वजह से उनकी एज ज़्यादा नहीं लग रही। यहाँ पे तो बिल्कुल तस्वीरें जो हमने देखी हैं उसमें तो छोटी सी उम्र का लग रहा है। बहरहाल बड़ी कमाल स्टोरी है भाई, आप अपने आप को किस तरीके से मुनफरद बना के तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इन अ वे इसमें किस्मत का बहुत बड़ा दखल है कि कैसे उन्होंने डू नथिंग वाला स्लोगन जो है वो अपनाया, और उसके साथ लोगों ने ये किस्मत ही है, वरना ये जितने भी लोग अगर अब देख रहे हैं उनमें से कुछ चाह रहे होंगे हम भी ऐसा कुछ ना कुछ करें। आपने ऐसे नहीं करना, आपने अपनी मेहनत के साथ ही कुछ करना है, क्योंकि मेरे नज़दीक ऐसी नौकरियों का कितना, बस अभी कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं, बस पैसा आ रहा है, खाई जा रहे हैं, यहीं से उनको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, बाहर के मुल्कों में मैं चूँकि अमेरिका वगैरह रहा हूँ, लोगों को एक ख़ास उम्र में जाके उसके बाद कंपनी की बहुत ज़रूरत होती है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ तो ये है ना, हरमीत ने जैसे कहा कि एक आदमी ने गाँव या शहर से कहा कि जी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट ज़रा अपने भाई को छोड़ने के लिए, तो 4 साथ कहते हैं चल हम भी चलते हैं, तो वो मतलब साथ में खाम के वो शामिल हो जाते हैं। तो बाहर के मुल्कों में इस तरह की सूरत हाल नहीं है। आप बास का जब आपकी उम्र ख़ास हद से ज़्यादा हो जाती है तो आप तन्हाई का शिकार होते हैं। उसमें लोग फिर प्रोफेशनली अपने आप को पेश करते हैं तन्हाई का मुनस व गमखार बनने के लिए। लोग बुलाते हैं, प्रोफेशनली पैसे देते हैं उनको। इसी तरह से वालदैन उनके जब बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं लोगों के, तो अपने वालदैन को कंपनी देने के लिए वॉलंटियर सर्विस या मतलब इस तरह से अगर नहीं उनको कोई मिलता तो फिर वो प्रोफेशनली लोगों को बुला लेते हैं कि इतने आवर्स हम देंगे आपको पर आवर, और आप जाके हमारे वालदैन के साथ कोई वक्त गुजार दें, सफर मतलब वो कर लें, कहीं जाना है उन्होंने तो उनको साथ ले जाएं। तो ये है बाहर, ये तो होता चलता है। हाँ, बाहर होता है, बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं।
लेकिन इससे मेरे ख्याल में कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल स्टोरी नहीं है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो सोचें कि हम भी ऐसा कुछ कर लें। ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, बट प्रैक्टिकली आपको कुछ ना कुछ करें तो फिर आपको मिलती हैं चीज़ें। इसी के साथ व्यूअर्स अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे और हमारे पास अगली स्टोरी ये है कि अमेरिकन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जनरल मोटर्स ने खुद कार ड्राइविंग की सलाहियत रखने वाली एक नई गाड़ी है जिसको लॉन्च कर दिया है। अच्छा, ये गाड़ी खुद ब खुद चलती है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये कहा जाता है कि जब आप इस गाड़ी के अंदर स्टेप इन करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप साइंस फिक्शन में एंटर हो गए हैं। और यहाँ पर ना कोई स्टीयरिंग है ना कोई पेडल्स हैं, बट यहाँ पर सोने के लिए एक क्या कहेंगे आपको जगह भी मिलेगी, स्पेस भी मिलेगी और इसके साथ साथ कंबल भी मिलेगा। बस आपने इसमें बैठना है और गाड़ी खुद ब खुद अपने रास्तों पर रवा मतलब यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना ही है। हाँ, लेकिन इससे पहले क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज टू अर्न द हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। इतनी आपके पास अमाउंट होगी तो फिर आप ऐसी गाड़ी में बैठ सकते हैं ना, वरना तो नहीं आप बैठ सकते। हरमीत, बाकी इलाकों का तो पता नहीं है, बाकी मुल्कों का, लेकिन जब मैं अपने मुल्क के हवाले से सोचता हूँ कि इस तरह की कोई गाड़ी हो जो खुद कार हो, ऑटोमेटिकली वो चले, तो मैं समझता हूँ तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ देखो ना, इसमें तो सेंसर लगे होंगे, कैमरे लगे होंगे, जिसने लाल बत्ती पे रुक जाना है, जिसने ग्रीन लाइट पे चलना है। इसको ये नहीं पता होगा कि जिस वक्त दूसरी तरफ लाल लाइट होगी रुकना है तो 20-25 मोटरसाइकिलें, चिंकी रिक्शे वो चल के बीच में आ जाएंगे। उधर से गद्दा गाड़ी आ रही है, इधर से तांगा आ रहा है भाई, उधर से कोई और बंदा बीच में छलांग लगा रहा है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसके साथ। आप एन वक्त के जब आपने राइट मुड़ना है तो पता चलना है कि गधा गाड़ी उस तरफ से आपको रॉन्ग साइड से आती हुई मतलब आ रही है, या कोई जैसे मैंने कहा कि वो चिंकी रिक्शा और लोडर जो है उसके बारे में तो आपको पता ही कुछ नहीं है किस तरफ से क्या निकल आना है। तो ये सारी खुदकार कारें यहाँ पे नाकाम हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, तो ये तो थी खुदकार गाड़ी के हवाले से स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी डेली डोज की, जो कि डेली डोज की लास्ट स्टोरी है और वो इट्स अ काइंड ऑफ अपडेट। शुएब मलिक के जो फैंस हैं उनके लिए पाकिस्तानी ऑलराउंडर शुएब मलिक ने लाहौर के एक इंतहाई पोश इलाके में अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है और इसका नाम है दी राइस बोल। इसकी इफ्तिताही तकरीब की अगर बात की जाए तो उसमें आतिफ असलम ने शिरकत की, कप्तान बाबर आजम थे, हसन अली थे, इमामुल हक थे, वहाब रियाज थे, साबिक कोच वकार यूनस समेत और भी दीगर खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की। कुछ विजुअल्स अभी आप इस वक्त देख भी रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, द राइस बोल एक तो ये हमें मॉल्स वगैरह में मिलता है, दूसरा हमें गुलबर्ग वाले एरिया में मिलता है। सो मे भी इन्होंने उसकी कोई फ्रेंचाइज ली हो, इस बारे में नहीं अभी थोड़ा सा पता है, मुझे फ्रेंचाइज ही लग रही है। बट खैर, शुएब मलिक के फैंस के लिए ये खबर कि उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट जो है वो ओपन कर लिया है। मैं तो राइस बोल का मैंने खाना खाया है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो शुएब मलिक वाले राइस बोल का था या जैसे रोमा ने कहा है कि राइस बोल 2-3 जगहों पे और भी है, वहाँ पे मैंने खाया खाना, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा। बड़ा ज़बरदस्त खाना है। थाई और कोरियन और चाइनीज़ जो खाने के शौकीन हैं उनके लिए बड़ी एक कमाल की बात खाना अच्छा है और मुझे लगता है इकोनॉमिकल भी है थोड़ा सा। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फाई चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स की बात करें तो वहाँ पर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी राइस बॉल की क्वांटिटी भी अच्छी होती है और रेट्स भी मुनासिब है। अब ये शुएब मलिक वाले का क्या सीन है, ये जाके अब हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ, वो ये ना हो कि वो पता चले कि क्योंकि सानिया और शुएब दोनों इस्तकबाल कर रहे हैं, भाभी ने बनाए हैं तो ये बहुत महंगे हैं, शायद ये भी लग सकता है बहुत महंगा, डबल प्राइस पे मिल रहा हो। लेकिन भारत शुएब मलिक को बहुत मुबारक कि मतलब उन्होंने एक नई इनिंग भी शुरू की है अपनी। अभी वैसे उनकी इनिंग क्रिकेट में भी चल रही है, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया हुआ। और वो जो बिग बैश हो गया या मुख्तलिफ मुल्कों में 2020 टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उसमें अभी भी बड़े पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत पसंद से खिलाते हैं। फिट बहुत रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को, मतलब कमाल फिटनेस है भाई। तो 40+ हो गए हैं वो, लेकिन इसके बावजूद उनकी फिटनेस का ये आलम है। तो मुबारक भी, और साथ में हम उनके लिए ये भी दुआ करते हैं कि उनकी कामयाबी मिले अपने कारोबार। ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा जो डेली डोज है वो इख्तिताम को पहुंचा। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सी चीज़ें, बहुत से मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, सियासी पेशगोइयों के हवाले से शोहरत रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने
एक और प्रेडिक्शन की है और अब की बार उनका ये कहना है कि सियासी हवाले से जो आइंदा आने वाले 3 महीने हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इन्हीं 3 महीनों में इमरान खान या हुकूमत के हवाले से कोई ना कोई अहम फैसला हो जाएगा। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, बट आने वाले वक्त में रास्ता निकलेगा। अब वो रास्ता क्या निकलेगा, सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, मंजूर वसान साहब तो ये कह रहे हैं कि सियासी हवाले से आइंदा 3 महीने बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। किस तरह अहमियत के हामिल हैं और क्यों है, इस पर ज़रा रोशनी आप डाल दीजिएगा। हाँ जी, इम्तियाज़ गुल साहब को मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं आई। ये 3 महीने की बात जो है ना, ये हर कुछ अर्से बाद कोई ना कोई करता रहता है। बहरहाल इम्तियाज़ गुल साहब वापस आ गए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप लोग? बिल्कुल खैरियत से हैं। ये मंजूर वसान साहब ने ख्वाब देखा है और वो कह रहे हैं 3 महीने बड़े अहम हैं। 3 महीने की बात हर कोई करता रहता है। शेख रशीद भी कहते हैं बड़े हर कुछ दिन बाद 3 महीने बड़े अहम हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा 3 महीने बड़े अहम हैं। ये 3 महीने क्यों अहम है ज़्यादा, इसके बारे में इतनी क्यों बात हो रही है? और मंजूर वसान साहब के ख्वाब पता नहीं सारे पूरे होते हैं नहीं होते। अभी आगे चल के और भी बात करेंगे उनके ख्वाब में और क्या कुछ है। जी, लगता है कि हमारी कौम की अक्सरियत ने ना आप देखते थे ये 74 साल गुजारे हैं। अब शेख रशीद साहब को अगर याद करें तो गुज़श्ता दौरे में वो हर रोज कहा करते थे कि मैं 25 जुलाई की हो जाएगा, अगस्त तक की हो जाएगा। वो बस डेडलाइन पे डेडलाइन दिए जाते थे। और हुआ ये कि मुस्लिम लीग ने अपने 5 साल मुकम्मल कर लिए। उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में लोग ख्वाब आते थे ये हुकूमत का जाना ठहर चुका है, बस वक्त की बात है। हमारे बहुत आपके भी बड़े करीबी साथी रहे हैं, वो तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन अपने ये जंग जियो के द न्यूज़ के कॉलम्स में लिखा करते थे कि बस हुकूमत आ गई, कल गई। तो हाँ जी। बात यह है कि असल मामला पता नहीं मंजूर वसान साहब ने ख्वाब किस बुनियाद पे देखा। शायद उनको ख्वाब में खान आए होंगे वजीर आजम, क्योंकि वजीर आजम ने 4-5 दिन पहले कहा था कि अगले 3 महीने बड़े अहम हैं। तो अब हमें तो नहीं पता कि इमरान खान ने इसकी वजाहत नहीं की कि किस लिहाज से अहम है। हम आप यहाँ पे टीवी के कैमरे के सामने बैठ के इसका अपना आइडिया ही लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि क्यों अहम है, वजीर आजम के नुक्ते नज़र से या अपोजिशन के नुक्ते नज़र से। ठीक तो है। आप दे तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि इमरान खान ने शायद इससे कहा वजीर आजम ने कि उनको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में उनको काफी मार पड़ी है और उसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं, जहाँ पे उसको किसी ने ये कहा कि एलीट हमारी जो शक्ति है उसको शिकस्त हुई है, नंबर 2 महंगाई के मसले पर शिकस्त हुई है। 3 महीने के अंदर अंदर ही खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा मरहला होना है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का। इसके साथ साथ अब हुकूमत की शायद ये भी तवक्को है कि जो महंगाई का तूफान हुआ है उस वो किसी हद तक शायद थम जाए ज्यादा प्रोडक्टिविटी की वजह से। तो ये ख्याल है इमरान खान साहब का पर्सपेक्टिव होगा कि अगले 3 महीने अहम हैं उन मसाइल काबू पाने के लिए जो पैदा हुए हैं इस वक्त और जिसकी वजह से आवाम की अक्सरियत परेशान है, और उसका इजहार उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में किया। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें जिस तरह ये 3 महीनों का जिक्र चल रहा है तो 2-3 दिन पहले की बात है कि जब जहांगीर तरीन साहब से भी सवाल किया गया कि जो जहाज़ का रुख है वो क्या बदल सकता है, तो उनका भी यही जवाब था कि हाँ कुछ भी हो सकता है, जहाज़ है। तो क्या आपको लगता है सर जहांगीर तरीन साहब जो है मुस्लिम लीग नून के साथ क्या उनके मामला तय पा गए, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि भाई 3 महीने बड़े अहम है, या नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें गर्दिश दोबारा करने लगी हैं? क्या ख्याल है सर आपका? देखिए, मैं जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब को जानता हूँ उनका जहाज एक ही सिमत में उड़ता रहेगा। अब हमें जो सियासी नजरिया सियासी जमातों को समाजी इज्तिमात के साथ मेरा ख्याल गलत मलत नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है ये तमाम लोग पाकिस्तान की जग्राफिया का हिस्सा हैं, इनके समाजी लेवल पे ताल्लुकात होते हैं। आपने देखा होगा कि हरीपुर की जो फैमिलीज हैं, मतलब गौर खान इनके थे, फिर इनके शादियां हुई तो इनके सियासी
फिलीपीन के अंदर हुई, सिकंदर जमान, यानी कौन कौन कहाँ इनकी शादी हुई हैं घराने की। तो समाजी सतह पे ये आपस में बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं, गालम गलोच नहीं करते हैं। समाजी सतह पे सियासी जो नजरियात हैं वो, या सियासी वाबस्तगी, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ये इनकी कोशिश होती है कि गलत जगह पे पाँव न रखे, गलत कश्ती में सवार ना हो। तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन से बड़े वज़ादार इंसान हैं और वो एक ही साथ चलते रहेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है हम सब उम्र के एक ऐसे हिस्से में है जहाँ पे इज्जत हम चाह के चलें तो बेहतर होता है। तो वो भी इसी किस्म के शख्स हैं, अपनी इज्जत पे शायद वो हर्फ आंच नहीं आएंगे। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आने वाले चंद महीनों में -1 वाला जो फार्मूला है वो रिपीट हो सकता है, जैसे हमने पिछले दौरे हुकूमत में देखा। हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा किया लेकिन -1 हो गया। उससे पहले पीपल्स पार्टी को भी देखें, टेन्योर पूरा हुआ -1 हो गया। अभी आपको ये फार्मूला रिपीट होता दिखाई दे रहा है? जी, मैं तो, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि -1 होगा। PMLN में माइनस हो सकता है क्योंकि दो भाई हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में -1 बड़ी मुश्किल से हुआ, लेकिन ऑप्शन थी कि शहबाज शरीफ हैं और अभी भी यही तासुर यही है कि वो -1 की सूरत में आके इक़्तिदार की मसनद पे सवार हो बैठ सकते हैं। PTI के मामले में -1 अगर होगा तो ये पार्टी 3-4 धड़ों में बट जाएगी। शाह महमूद कुरैशी हो सकता है वो पोजीशन कर रहे हों मतलब चेयरमैनशिप के लिए या सदारत के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा खैबर पख्तूनख्वा से, कराची से, पंजाब के अंदर उनको सिर्फ साउथ पंजाब में शायद वो काबिल हो जाएंगे। तो बड़ा मैं समझता हूँ मुश्किल होगा -1 करके और फिर PTI को सर इक़्तिदार रखना। इम्तियाज़ गुल साहब, दो इसी के चीज़ें साथ बड़ी हैं। जो सवाल करना चाहूँगा इम्तियाज़ साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह रोमा ने सवाल किया -1 के हवाले से, तो अब ये खबरें भी दोबारा आ रही हैं कि भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो फासले हैं वो कम होते जा रहे हैं और इन हाउस तब्दीली के हवाले से दोनों बड़े सरगर्म हैं। तो क्या मुमकिन लग रहा है कि ये फासले या वाकई में कम हो गए और ये जो चाहते हैं वो उसमें कामयाबी मिल सकेगी इनको, या माजी की तरह फिर से इकट्ठे और फिर से गायब? देखिए, सियासी मसलहत के तौर पे, वक्ती तौर पे ये इकट्ठे तो हो सकते हैं, जलसे जुलूस कर सकते हैं, लेकिन जब इंतखाबात की बारी आएगी, इंतखाबात का वक्त आएगा, तो उस वक्त ये अपने अपने टर्फ पे चलेंगे। मतलब कौन चाहता है कि दूसरे के लिए फैसिलिटेशन करे और की जगह उनकी सीटें मिल जाएं? तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग इस अंदाज में अलायंस करेगी पीपल्स पार्टी के फ़ायदा पीपल्स पार्टी को, ख़ास तौर पर पंजाब में जहाँ पे पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बहुत बुरी है इस वक्त। तो इसी तरह सिंध में कभी पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि PMLN को फैसिलिटेट करे। तो वक्ती तौर पे नाराबाजी के लिए अच्छा है, लेकिन तमाम इस वक्त इलेक्शन की जब तैयारी में है, शोर शराबा कर रही है टू स्टे रेलेवेंट। का शोर जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जलसे करेंगे, तो वो टीवी पे भी नजर आएंगे, मीडिया अखबार पे भी नजर आएंगे। तो उनका ये ख्याल इस तरह वो एक तरफ अपने वर्कर को मोबिलाइज करेंगे, दूसरी तरफ नए वर्कर्स हासिल करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि पंजाब से अब में उनकी काफ़ी बुरी सूरत हाल है। इम्तियाज़ गुल साहब, दो वाक़यात और होने वाले हैं और वो ये है कि एक तो धरने हैं दो, एक 27 तारीख से जो बिलावल ने ऐलान किया हुआ है पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च होगा, फिर धरना देंगे, और उसके बाद मौलाना का PDM का। तो ये दोनों जो हैं, एक तो इनको ये भी देखा जाना चाहिए कि अलग अलग, ख़ास तौर पे अगर पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट करती है, अकेली जाती है, तो क्या मौसर होगी, और फिर जो मौलाना का है वो बड़ा, क्या इतना बड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे कि कोई प्रेशराइज कर सके। तो इनके प्रेशर की वजह से शायद ये भी कहा जा रहा हो कि जी 3 महीने बड़े आम हैं, चूँकि इन्हीं 3 महीनों में ये 2 लॉन्ग मार्च होने हैं, धरने होने हैं। पता नहीं कौन से लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, ये खामखा लॉन्ग मार्च के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं ये जमातें। यानी खुद एयर कंडीशन गाड़ियों में, जहाज़ों में सफ़र करके एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचते हैं, पीछे नीचे वर्कर को जलील कर रहे होते हैं, ये वो भाग दौड़ ट्रकों में मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच रहे हैं। तो शराफिया का लॉन्ग मार्च है, और मैं समझता कि इस किस्म के मार्च से
आप किसी हुकूमत को गिरा सकते हैं। और उसमें गुज़श्ता दिनों जो ISPR के सरबराह ने एक उसमें भी बातें किया कि उन्हें कोई मंतक नहीं आती किसी डील या किसी तब्दीली। तो उससे उन्हें ये काफ़ी मजबूत इशारा किया था कि मौजूदा हालात में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता कि कोई तब्दीली हो सकती है। और वैसे भी ये पार्टियां खुद बटी हुई हैं, अपने अपने वर्कर्स को एड्रेस कर रही हैं, उनको मोबिलाइज कर रही हैं। इससे ज़्यादा उनका कोई मतलब नज़र नहीं है। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, मंजूर वसान साहब का क्योंकि हम ख्वाब से ये गुफ्तगू का सिलसिला जो था उसका आगाज़ हुआ, उनका ये भी कहना है कि हालात अभी कुछ अच्छे नहीं है बट आइंदा आने वाले वक्त में कोई रास्ता निकलेगा। कहने को तो ये एक प्रेडिक्शन है, हकीकी सांचे में देखें आपको क्या लग रहा है सोल्यूशन की तरफ अगर आए या उनके माइंड में आपको क्या सोल्यूशन नज़र आ रहा है, रास्ता क्या हो सकता है, क्या निकल सकता है? देखिए, मंजूर वसान साहब खासा अगर वो कोई होते पैगंबर होते तो फिर उनकी बात उनको हम ज्यादा क्रेडेंस दे देते। लेकिन कौन है, एक सियासतदान है, तो लिहाजा सियासतदान के जहन में बातें रहते हैं। हर सियासतदान सोचता है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, सदर बन जाऊं। उनको इतनी मेरा ख्याल है आपको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। असल बात यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत गवर्नेंस के मसाइल पे तवज्जो दे रही है कि नहीं, और उसने जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं। काफ़ी सारे वादे नहीं पूरे किए, लोगों के लिए तवक्कुआ उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे पैदा की थी, घरों के हवाले से, नौकरियों के हवाले से। हर हालात मौके पैदा हुए हैं। अगर आप अपनी बरामदात को देखें तो तारीख में इतनी बरामदात कभी नहीं हुई। इसका मतलब है कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर और बाकी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आज के मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चल रही है। उन्होंने रोजगार के मौके पैदा किए, तभी हम 28-29 डॉलर की बरामदात की हैं। बाकी खैबर पख्तूनख्वा में बेरोजगारी है, बलूचिस्तान में बेरोजगारी है क्योंकि वहाँ पे सनतें नहीं हैं और हैं भी तो नहीं है। तो ये मसाइल है जिनका PTI को सामने है। उन्हें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग या JUI से कोई खतरा नहीं है। अपने कह लें, अपनी तजुर्बाकारी कह लें, और अपने ये बड़े बड़े बुलंद बांग दावे जो हैं उसको कह लें। जी हरमीत। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊँगा। अगर हम तहरीक इंसाफ के वाले से जब बात करते हैं तो हमेशा ये जिक्र किया जाता है कि ख़तरा अगर होगा भी तो तहरीक इंसाफ को अंदर से ही है। तो ऐसे में अगर जहांगीर तरीन के ग्रुप के हवाले से, इस धड़े के हवाले से जिक्र किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि क्या वो जो धड़ा था उसमें से बेशतर लोगों को तहरीक इंसाफ जो है वो कायल करने में कामयाब हुई है सर? देखिए जी, इक़्तिदार की जो कुर्बत होती है ना, वो सबसे बड़ा मैग्नेटिस के तौर पे काम करती है अक्सर लोगों के लिए, जो ख़ास तौर पे हमारे जैसी जो सियासी अशराफिया ज़्यादातर मौका परस्त हैं, अपने अपने मफादात को देखते हैं। तो उनके अब मफादात की बराबरी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि वो इक़्तिदार के करीब हैं। आपको हर दौर में ये लोग इक़्तिदार के करीब नज़र आएंगे, लिहाजा बहुत ज़्यादा किसी को खुशफहमी में नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने आगाह कर रहे थे। लेट्स सी आने वाले 3 महीने कैसे होते हैं। हमने तो गुफ्तगू की जो आगाज़ था वो मंजूर वसान साहब के ख्वाब से ही किया। प्रेडिक्शंस करते रहते हैं बट वही बात कि हर प्रेडिक्शन उनकी ठीक नहीं होती। बट सर आप इसमें कोई कमेंट ऐड हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि असल में हर तरफ से ये 3 महीने की बात हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि 3 महीने, चूँकि अगर बिलावल या पीपल्स पार्टी कहेंगे तो उनका ज़ाहिर है 27 तारीख से उनका लॉन्ग मार्च शुरू होना है। उसके हवाले से वो कहेंगे 3 महीने बहुत अहम है। PDM के हवाले से हमने जैसे बात की कि मार्च में उनके मार्च की बात हो रही है, तो मार्च वो कितना अहम होगा, क्या वो क्विक मार्च होने वाला है, वो इस तरह की बातें करेंगे। तो मंजूर वसान साहब शायद उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहें, लेकिन मेरा अपना भी ख्याल ये है कि इससे हुकूमत हिलने वाली नहीं है, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। असरात ज़रूर पड़ेंगे, अपोजिशन के आपस में राब्ते भी ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब सब पार्टियां यही चाहेंगी कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस तक की तैयारी करें। तो है भी बिल्कुल तैयारी अब 1 साल रह जाएगा बाकी मार्च के बाद। अच्छा, अब बाकी बातें हैं इन्फ्लेशन की, महंगाई की। तो मेरी सलमान शाह साहब से चंद दिन पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जो कमोडिटीज़ हैं उनकी अगर देखा जाए तो अब उनकी कीमतें स्टेबल हो गई हैं या नीचे आ रही हैं। उनके नीचे आने का असर पाकिस्तान के ऊपर बेहतर पड़ेगा, और उनका ख्याल ये है कि इन्फ्लेशन जिस हद तक जानी थी उस हद तक जा चुकी है, इससे ऊपर अब इन्फ्लेशन नहीं जाएगी। अगर ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाएगी तो थोड़ा सा सुकून का सांस आएगा पाकिस्तान के रहने वालों को, और महंगाई उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी
ये पहले हमने 10 दिन में तो देखा ना कि 21% अभी तक आज तक भी जो हम देखें तो महंगाई तो अपने जोरों पर है ना। अब अल्लाह ना करे कि इससे ज़्यादा हो, बट लेट्स सी आने वाले जो महीने हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं और जो हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं हुकूमत उन पर किस हद तक कंट्रोल कर पाती है या नहीं कर पाती, आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक के बाद हम ज़रा रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। और हमारे लिए हरमीत जो है वो बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ें, पैकेजेस, रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं जाता है। अगर वहाँ इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो किसी प्लास्टिक सड़क का जब इफ्तिताह होता है सो वहाँ से हरमीत हमें अपडेट कर रहा होता है। मरी में भी हमने देखा 3-4 दिन पहले, ये अफसोसनाक वाक़े से पहले हरमीत मरी तो नहीं पहुँच सका, बट वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ते का इंजॉयमेंट वाला सफ़र था हरमीत ने हमें वो भी दिखाया। सो हम हरमीत के पीछे लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ इस्लामाबाद की होती हैं वो हमारे साथ भी शेयर करे और हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करे। सो अभी जो हरमीत ने एक बड़ी खुसूसी किस्म की रिपोर्ट तैयार की, चल के आपको दिखाएंगे भी। वफाकी दारुल हुकूमत अगर हम इस्लामाबाद में देखें तो यहाँ पर दुनिया की तीसरी और एशिया का अगर जिक्र करें तो सबसे बड़ा एक बर्ड पार्क है जहाँ पर बहुत से नादिर और नायाब परिंदों को रखा गया। और वो जो परिंदे हैं वो बहुत ज़्यादा टकेलियाँ करते हैं और शहरी यहाँ पर आते हैं, महसूस होते हैं। ऑब्वियसली हरमीत भी गया होगा तो महसूस तो हुआ ही होगा। चलते हैं रिपोर्ट देखते हैं ना पहले, रिपोर्ट फिर हाँ पहले रिपोर्ट देखते हैं। मॉर्निंग पब्लिक। और हमेशा मैं बात करता रहता हूं कि इस्लामाबाद को ऐसे तो मौसमों का शहर नहीं कहा जाता। यकीनन यहाँ का मौसम हमेशा की तरह औसम है और धूप निकली है, सर्दी भी है। और ऐसे में जब धूप सीखने की बात की जाए तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे लोग भी मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे तफरीका की तरफ लेके आए हैं, एक ऐसे चिड़ियाघर के मनाजिर आपको दिखाएंगे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नायाब परिंदे होंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। क्या मस्तियाँ करते हैं ये परिंदे, क्या हो रहा है चिड़ियाघर में अंदर, तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, इस वक्त हम चिड़ियाघर के एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आके आपने एंट्री करनी है और फी भरनी है। मेरे ख्याल में 50 रुपये बनता है ना इसे। अच्छा, जो बड़े हैं उनको 100 रुपया देना होगा और जो बच्चे हैं उनको 50 रुपये फीकस जो है आपने यहाँ पे एंट्री करके अंदर गेट की तरफ जाना होगा। तो ये लिए मेरा कार्ड और आप एंट्री करा दें। अच्छा जी, यहाँ पे एंट्री हो गई और इसके बाद हम अंदर जाएंगे। ये बिल्कुल एंट्री गेट बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नायाब परिंदे, जिसकी आज हमने बात की थी कि आपको दिखाएंगे और लोगों से भी मिलवाएंगे, बच्चों से भी मिलाएंगे कि बच्चे किस तरह मौज मस्तियां हैं आज। क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, इस्लामाबाद का रुख करते हैं। और ख़ासकर बच्चे वो जब चिड़ियाघर की तरफ आते हैं तो उनकी अपनी मस्तियाँ होती हैं, अपनी मौज मस्तियों में ज़्यादा मगन होते हैं। वैसे यहाँ पे आके ना मैंने मुख्तलिफ अक़साम के बर्ड देखे, पर मेरी नज़रें जो हैं वो यहाँ के जनरल मैनेजर जो हैं ज़ुबैर अहमद साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो उन पर पड़ी। अस्सलाम वालेकुम पाजी, कहाँ खोए हो, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुख्तलिफ अक़साम के बर्ड्स मैंने पे यहाँ पे देखे और बहुत ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे इस पे, कितने अक़साम के आप लोगों ने यहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एवरी है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एवरी है और एशिया की लार्जेस्ट एवरी है। अच्छा, वी हैव 6000 बर्ड्स ऑफ 400 स्पीशीज। अच्छा, इसका मुझे बिल्कुल नाज़रीन पता नहीं था और आपने मेरी नॉलेज में भी इजाफा कर दिया, बल्कि जो देखने वाले हैं पब्लिक पे उनकी भी नॉलेज में इजाफा कर। वैसे तो आप बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम आपके ज़ुबानी सुनेंगे और आपने हमें दिखाना भी है, लेकिन साथ साथ में वो मुख्तलिफ अक़साम की जो खूबसूरत बर्ड्स हैं वो भी आपने दिखाना है। तो मेरे ख्याल में चलते हैं फिर। अच्छा, वैसे चलते चलते मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम के बर्ड्स और बड़ी खूबसूरत सी जगह है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में घूम रहा हूँ और आसपास के ये जो मोर हैं, मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं मुख्तलिफ अक़साम के, मुख्तलिफ रंगों के यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें मेंशन कीजिएगा
कि कौन कौन सा बर्ड कहाँ से आप मंगवाया, उसका इनके जो नाम है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। एक्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। पीकॉक्स में हमारे पास कॉमन पीकॉक्स भी हैं, ब्लैक शोल्डर्स, वाइट जावास बहुत खूबसूरत होते हैं, प्योर वाइट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है ब्लैक स्वॉन्स हैं, वाइट स्वॉन्स हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और एक नायाब चीज़ें हैं, बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ग्राउंड बर्ड्स में हमारे पास मतलब फेजेंट्स की हमारे पास सिल्वर फेजेंट है, हमारे पास ये लेडी एमराल्ड है, उसके अलावा हमारे पास रिंग नेक फेजेंट है। जितने भी ग्राउंड बर्ड्स हैं, फेजेंट्स की तकरीबन तमाम काइंड्स हमारे पास मौजूद हैं। पीकॉक्स में हमारे पास तकरीबन 5 to 6 काइंड्स मौजूद हैं यहाँ पे इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं दिखाता चलता हूँ, इंशाल्लाह चलते हैं। क्रेन्स हैं हमारे पास, पेलिकन्स हैं, इसी तरीके से डक्स में मैंड्रीन डक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, वो यकीनन आपको अट्रैक्ट करेंगी। मुझे यहाँ पे नज़र आती है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। अच्छा। तो मैंड्रीन डक जो है मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। लेकिन हम आपको बच्चों से भी मिलाते हैं, बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मौज मस्तियों में मगन है, तो उनसे भी मिलाते हैं, बात करते हैं कि कितना वो, क्योंकि बच्चे दिल मन के सच्चे ना, वो कहते हैं मन के सच्चे, तो उनसे भी मिलवाते हैं कि वो कितने यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं मुख्तलिफ बर्ड्स को देख के, वो इससे और कितना एंटरटेन हो रहे हैं। अच्छा बच्चे, क्या 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 देखा आपने? मैंने पीकॉक, बतख, स्पैरो और ऑस्ट्रिच। और सबसे ज्यादा क्या आपको पसंद आया? कौन सा बर्ड पसंद आया? पीकॉक। अच्छा, वो जो पर फैलाता है वो, हाँ? वो गाना थोड़ा सा मुझे सुना सकेगा? नानी तेरी मुन्नी मुन्नी तक तक आता है। आप कितने पैसे देते हैं डेली? ज्यादा नहीं देते, कम देते। ज्यादा नहीं देते, 5 रुपए का सिक्का देते हैं? वो देते हैं बस 1 रुपया 10 रुपया। वैसे बच्चे, वही बात ना रऊफ साहब, जो मैं बच्चे मन के सच्चे, तो मैंने कहा चल इनसे भी बात कर लेते, और जिस तरह ये बातें कर ले, बड़ी नन्ही मुन्नी जो बातें होती है, और ये जो एज होती है, जो उम्र होती है, बड़ी कमाल की, बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और आप भी इंजॉय कीजिए। बहुत सारे और सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, हमने देखा कि ये जो वाइट जावा है, अचानक इसके पर खुल गए, ये जो दूसरे अक़साम के बर्ड्स यहाँ पे आए, तो क्या कौन सी अट्रैक्शन थी यहाँ पे? ये बेसिकली वाइट जावा मेल है, जो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से हो रहा है, और बर्ड्स वगैरह ये इसकी अट्रैक्शन होती है, और फीमेल को करने के लिए ये इस तरीके से करता है। अच्छा, मतलब ये भी हमारी तरह ना कुछ लाइन मारते रहते हैं। अच्छा, वैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो उम्मूमन हमने देखा है कि मुख्तलिफ चिड़ियाघरों को, आपको याद होगा मरगुजार के चिड़ियाघर इसलिए बंद कर दिया गया कि वहाँ पे नाकिस खुराक थी, बहुत ज़्यादा नाकिस खुराक दी जा रही थी, जिससे काफ़ी, अभी भी कराची में भी ये हुआ है। तो आप लोग ऐसे में क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं, क्या क्या खुराक आप लोगों ने रखी है कि उससे कम से कम इनकी जो सेहत है वो इसी तरह बरकरार रहे? क्या चीज़ों की देखभाल जो है आप खुद करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे प्रॉपर सेक्शंस हैं, बर्ड सेक्शन का, पैरट सेक्शन के हमारे डिफरेंट हैं एम्प्लॉयज़ हैं, और ग्राउंड बर्ड्स के सेपरेट हैं। फिर हमारे सुपरवाइज़र्स हैं। एट द एंड एज अ जनरल मैनेजर मैं इन चीज़ों को खुद भी चेक एंड बैलेंस इनका रखता हूँ। हमारा प्रॉपर एक हॉस्पिटल है बर्ड्स का, जहाँ पे जितने भी हमारे सिक बर्ड्स होते हैं हम उनको रखते हैं, और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सीड्स जो हैं वो क्लीन होने चाहिए, फ़्रेश होने चाहिए, फ़्रेश वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे आती हैं। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा वीकली हम देखते हैं, एंटीबायोटिक्स हमारी होती हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, और अच्छे, ये नहीं कि नॉर्मल क्वालिटी के, इंपोर्टेड हम ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं, और लोकल भी जो हमारे अच्छे ब्रांड्स हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो वैसे बहुत अच्छी बात होगी कि सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो ट्रीटमेंट की बात की ये भी हो रही है, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? वैसे ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि बर्ड्स की यहाँ पे जो मैंने हालत देखी वो भी बड़ी अच्छी है, अच्छी कंडीशन में रखे हैं आप लोगों ने। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसी वजह से है क्योंकि अगर ये इतने 6000 नंबर ऑफ़ बर्ड्स जो मैंने आपको बताए, तो इनको डील करना, मैनेज करना एक बर्ड को उस तरीके से, और बिल्कुल इनको डील करना, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन अगर हम बात करें, इनको डील करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि ज़ुबैर साहब और इनकी जो टीम है इस सारी चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त तरीके
से हैंडल कर रहे हैं और बड़े मज़े के बर्ड्स हैं। उसको साथ साथ उनके सेहत के हवाले से भी मैंने बात की कि बड़े अच्छे उनकी जो क्वालिटी वाइज अगर हम देखें, फिर खुराक की हमने भी बात की। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, वो भी आपसे उनसे भी मिलवाते हैं आपको। तो आए उधर ही चल लेते हैं फिर। अच्छा, मैं बच्चों की बात कर रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ स्कूल्स के यूनिफॉर्म पहन के हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं आप लोग? मैं जंग से हूँ। अच्छा, जंग से। कौन सा स्कूल है आपका? द एजुकेटेड अल सैयद कैंपस। अच्छा, तो क्या देखा आपने, क्या ज्यादा चीज ने आपको, कौन से बर्ड ने ज्यादा अट्रैक्ट किया आपको? ये वाइट। अच्छा, वाइट वाले ने, वो क्यों? मजा आया? मजा आपने कार्टून में देखा है इसको कभी? देखे। वो जो बच्चों के लिए कार्टून बने होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स के ना, वो अच्छा देखा है। तो जंग में क्या चीज ज्यादा मशहूर है? जंग में सबसे ज्यादा मशहूर, वो तो नहीं तेनू जंग दा जंग मंगवा दे सा, और क्या चीज मशहूर है बताओ? सबसे ज्यादा मशहूर जंग में अगर पार्क्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मशहूर है मॉडल बाजार। अच्छा, और ये जो है एक और भी हमारे साथ है। आप कहाँ से आए हैं? अभी मुझे जंग से ही लग रहे हैं। मैं जंग से। अच्छा, तो कौन कौन से बर्ड्स ने आपको अट्रैक्ट किया? मजा आया? आप एंजॉय कर इस्लामाबाद को पहली बार आए हो? मुझे बर्ड पसंद है। कौन सा? पैरेट। अच्छा, बस पैरेट ही पसंद आया। और भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे, वो भी पसंद है। इस्लामाबाद पहली बार आए हो? पहली बार है। जंग ज्यादा खूबसूरत है इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। अच्छा जी, इस्लामाबाद ज़्यादा खूबसूरत है और वैसे ही बच्चे जो हैं ये भी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं भैया, कि आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, और बहुत सारी चीज़ें वो भी आपको दिखाते हैं। तो जनाब, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रैक्स नीचे से ज़मीन से ये पूरा ट्रैक बना हुआ है और अगर हम बात करें तो फैमिली के लिए पॉइंट्स भी बने हुए हैं। यहाँ पे अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ से यहाँ पे बैठ के आप बर्ड्स की जो चहचहाट है, जो हम देखते हैं, जो नेचर है, जो कुदरत की बनाए हुए ये खूबसूरत परिंदे हैं, इनको अगर आप देखना चाहते हैं तो बड़े आराम से यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ से चलते चलते हुए आराम से चलिए भैया, जल्दी कोई नहीं है। और जब आप आराम से जाते हैं तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत किस्म के जो है दरख्त भी आपको नज़र आएंगे। साथ साथ अगर हम बात करें तो नीचे जो परिंदे हैं, जो एक पूरा माहौल बना हुआ है परिंदों का, मुख्तलिफ अक़साम के जो रंग बिरंगी परिंदे हैं वो आपको नज़र आएंगे। और उसको यहाँ से जब आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं। तो आज इस ट्रैक पे चलते हैं और यहाँ से ही एहतिताम करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ये पूरा ट्रैक बना कैसे है और इस ट्रैक पे चलते हुए तमाम तर चीज़ों को आप कैसे एंजॉय करते हैं, तमाम तर चीज़ों को देख के यहाँ पे कितना मज़ा आता है, ये तो फील करने के बाद ही जो है आपको, जब आप यहाँ पे होते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी फील होती हैं तो और ही मज़ा आता है। बहरहाल आइए मेरे साथ। अच्छा, वैसे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है ना कि ये जो ब्लू गोल्ड मकाओ है, ऐसा ना हो कि मुझे गले में काट ले, फिर थोड़ी सी टेंशन भी हो जाएगी। बट बहरहाल मैं इसको एंजॉय भी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ के सुपरवाइज़र हमारे साथ रज़ाक साहब हैं, उनसे बात करेंगे। रज़ाक साहब, काटते तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, खतरे की एक और तलवार इस वक्त लटक रही है पूरी दुनिया पे। हमने देखा कि ओमिक्रॉन आया, अफ्रीका से ये वाला वेरिएंट स्टार्ट हुआ, मोस्ट लाइकली ये 5वां वेरिएंट था कोरोना वायरस का, जिसके बाद ये कहा गया इतना खतरनाक नहीं, बट ये वाइडली स्प्रेड होता है। और शायद 2022 अगर हम देखें, ये जो साल जिसका आगाज़ हो चुका है, इस पर हमें अब ये वायरस बहुत ज़्यादा, इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इसके केसेस है, न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा, अमेरिका इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हुआ है। एक दिन में 2.5 लाख केसेस तक सुनने में मिले हैं। बिल्कुल। और अभी हम पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची की बात करें, सिंध की बात करें, यहाँ पर भी कोविड का जो जोर है वो दोबारा से कोविड जो है वो जोर पकड़ रहा है। अब इसी के साथ साथ ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट दोनों पर मुश्तमिल एक नया वेरिएंट सामने आ चुका है, जिसको डेल्टा क्रोन का नाम दिया गया है। ये एक नई किस्म है कोरोना वायरस की जो दरियाफ्त हुई है। सो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर इमरान शरीफ इस वक्त अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, सबसे पहले ओवरऑल तो हम बात करेंगे कि हम बहुत से केसेस दोबारा देख रहे हैं, बट ये डेल्टा क्रोन क्या है, किस तरह से किसी इंडिविजुअल को मुतासर करता है, कितने केसेस अब तक आ चुके हैं और कितना खतरनाक है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू फॉर द इनविटेशन। देखें, जैसे आपने कहा कि हमारे पास ऑलमोस्ट पांच वेरिएंट अब तक रिपोर्ट हो चुके, 10 वेरिएंट्स है, और ये जो नया वेरिएंट रिपोर्ट कर रहे हैं साइप्रस, डॉक्टर लैंड, इन्होंने कोई 5 केसेस रिपोर्ट किए। लेकिन कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ और रिसर्चर से, वन ऑफ देम इज डॉक्टर बैर, इनका कहना है कि ये जो information है, it may some kind of technical error, क्योंकि जब ये लैब अंदर इनकी सीक्वेंस होती है और एनालिसिस होती है तो एक एक सीक्वेंस ब्रेक करते हैं। तो डेल्टा के पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि इजीली कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से प्रॉब्लम रॉन्ग कर सकते। तो इस वक्त हमें इसके बारे में ये चीज क्लियर नहीं है कि ये वेरिएंट कर रहा या ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो साइप्रस में भी जो हेल्थ मिनिस्ट्री और डॉक्टर दिस वीक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करेंगे, उसमें और इंफॉर्मेशन, तो इस बड़ा लिमिटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास। जी ठीक है, डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं, कुछ हम तक ठीक नहीं पहुंच पा रही, बट जिस तरह से मैं भी अभी जिक्र कर रही थी, पूरी दुनिया में हम कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इसकी एक रीज़न तो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुए हैं। बट रऊफ साहब, मैं ये देख रही थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लेकिन अब सबसे ज़्यादा रेशो वहाँ पर ही है और अब ये लोग, उन्होंने लोगों के चेक एंड बैलेंस भी उस तरह से छोड़ देंगे, जितना चेक करेंगे उतने केसेस रिपोर्ट होंगे, बट ये दोबारा से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं, एसओपीज़ का कोई भी ख्याल नहीं। हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए, अब कराची में 15% तक जा पहुंची है शराब, एग्जैक्टली, और लाहौर में भी तकरीबन 6.5-7% के करीब पहुंच गई हुई है, जिसका मतलब ये है कि हमें अब एहतियात बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। 15% काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब पॉजिटिविटी अगर उसके हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और फिर हम बार बार अपने प्रोग्राम में लोगों को कहते रहते हैं कि इन केसेस में ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं करवाया, अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगवाए। तो वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई, ये लोगों को खुद से सवाल करना चाहिए। आप देखिए ना, बहुत से लोगों ने मिथ्स बहुत सी बना ली हैं, अजीबोगरीब कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं कि जी अगर हम इंजेक्शन लगवाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब यहाँ तक है कि जी पता नहीं फौत ही ना हो जाए कहीं। बिल्कुल। तो मुझे तो इंजेक्शन लगवाए हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए। अब तो मेरे ख्याल में आपकी बूस्टर भी लग चुकी है। बूस्टर मैंने अभी लगवानी है। बूस्टर के लिए मैंने रजिस्टर कर लिया, इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में मैं बूस्टर भी लगवा लूँगा अपनी जाके। तो जिन लोगों ने वैक्सीनेट करवा लिया हुआ है उनके लिए है कि अब गवर्नमेंट ने बूस्टर का इजरा कर दिया, बूस्टर लगवाएं अपने आप को, ये आपको महफूज रखेगी तमाम बीमारियों से। और अभी तो फाइजर की बूस्टर के हवाले से और भी आ रहा है कि ये आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो हाँ, डॉक्टर साहब सर एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है जी, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम दोबारा आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी ऑडियो का हमारा कनेक्शन ठीक है दफा। जी सॉरी। तो ये बताइए कि ये जो वेरिएंट बार बार आ रहे हैं, ये क्या इसी तरह आते चले जाएंगे और आइंदा आने वाले कई साल हमारे क्या इसी में गुजरेंगे ऐसे ही, मतलब कि एक वेरिएंट ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा आ जाता है? क्या कोरोना ने हमारे साथ ही रहना ज़िंदगियों के, इसका फ्यूचर क्या है? देखें, जो वायरसेस हैं ये रेप्लिकेट करते रहते हैं और इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ग्लोबल वैक्सीन है, वो हर मुल्क में चाहिए, हर कॉन्टिनेंट में पहुंचनी चाहिए और 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो आप जो एग्जाम्पल लें कि कोई एक मुल्क है जिसमें 6% वैक्सीनेशन है, वायरस वहां म्यूटेट नया बनेगा और वो पूरी दुनिया में फिर फैलेगा। फॉर द टाइम बीइंग हमें होगा कि कोविड हमारे साथ रहेगा, जो रोजमर्रा का मामूल और रहने का तरीका है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। एसओपीज हमें फॉलो करने पड़ेंगे, मास्क हमें पहनना पड़ेगा, लार्जर गैप अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखेंगे इस वक्त जो ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिका इस वक्त तकरीबन 500 to 900,000 केसेस डेली हो रहे हैं और ये
इतना भी नहीं था जब डेल्टा आया था, तो दिस थिंग इज गेटिंग वर्स। और जहां तक मैंने कहा, जिसमें आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये मोस्टली जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो अनवैक्सीनेटेड। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा मौजूद रहिएगा। हरमीत, आप बताएं, जिस तरह से हम लाहौर और कराची का भी जिक्र करें और पूरी दुनिया में कोविड जो है वो दोबारा से जोर पकड़ा है, शहर इक़्तिदार की आपके सूरत हाल देख रहे हैं, लोग किस हद तक कॉन्शियस हैं यहाँ के, या वो भी बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं? देखिए, अगर हम बात करें, हम अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि अब ये जो डेल्टा है या ओमी है, जो जितने वेरिएंट आ रहे हैं, तो हमने देखा है कि जब कोरोना वायरस इस तरह बुरी तरह फैला था तो कुछ तो लोग एहतियात जो है वो कर रहे थे, मास्क का जो यूज़ था। अब अगर हम देखें दुकानदारों के पास जब हम जाते हैं तो हमसे मुझसे पूछते हैं कि भैया मास्क आपके पास है कि नहीं, तो वो कहते हैं यार बिकते नहीं है तो क्या करना है। तो वक्त ये बदल गया है कि अब यहाँ पे देखें तो लोग जो है समाजी फासले के बारे में बार बार हाँ ये बात की जाती है कि अब भी ख्याल रखने का टाइम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग जो है उसी तरह एसओपीज को उसको इग्नोर ही करते जा रहे हैं। जहां जहां पे आप जाएं वही सिचुएशन है। इस्लामाबाद में भी अगर हाँ बड़े ऑफिस में अगर आप जाते हैं सिर्फ टेम्परेरी, या जब वो देख लेते हैं कि मीडिया आ रहा है तो दफातर में भी जल्दी जल्दी मास्क जो है वो लगा लेते हैं हमारे मिनिस्टर साहबान। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि जितने मिनिस्टर साहबान टेलीविजन पे आते हैं तो खुद भी उसी तरह हम जब इनको कैफ़े वगैरह रेस्टोरेंट में देखते हैं बैठे होते हैं तो बगैर मास्क के ही देखते हैं। तो ये जो हालात है ये ख़तरनाक होंगे, क्योंकि अगर इस तरह ये कोरोना फैल रहा है, डेल्टा या ओमी कोरोना फैल रहा है, तो ये जो वेरिएंट है इसके साथ साथ अगर आपने रहना है, क्योंकि अब जिंदगी इसी के साथ गुजारनी है, तो हमने कम से कम जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने मास्क का इस्तेमाल करना है, उन तमाम तर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। जैसे शुगर का एक पेशेंट है, वो ख्याल रखता है सारी उम्र के भाई मैंने मीठा नहीं छकना, अब मैंने अपनी ज़िंदगी बदलनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से एहतियात करना है। इसी तरह अब हम पूरे इंसानों को ख्याल रखना होगा, तब जाके हम बच सकते हैं। और दूसरी बात रऊफ साहब ने बड़ी अच्छी की कि बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत सारे ये सोच रहे कि भैया मौत और ज़िंदगी का फैसला जो है तो अल्लाह ने ही करना है, ना कि हम इंसानों ने, और ना ही किसी वैक्सीनेशन के जरिए मौत हो जाती है। बहुत सारे लोग अब भी सहमे हुए हैं, अब भी बारहा हमने टेलीविजन पे बात की, बल्कि आज देखें तो मेरे ख्याल में हम तीनों ने वैक्सीनेशन पहले से ही कराई है। और जब पहले शुरुआत हुई थी तो पहले से हम पहले लाइनों में खड़े थे, तो अब तो लाइनों में खड़ा भी नहीं होना है, बड़े आसानी से आपके घर घर मुहिम का जो सिलसिला पंजाब में तो वो भी चल रहा है। जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे आप जाएं बड़े आराम से, रश भी नहीं है। तो आपने आपको अगर बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, क्योंकि आपके साथ पूरी फैमिली जुड़ी है, तो हम तो गुजारिश कर सकते हैं कि भैया जाएं वैक्सीनेशन कराएं। और एहतियात बहुत बड़ी बात है। मैं तो अब ये कहता हूं कि जो आदत हमें पड़ गई है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसमें बहुत ज्यादा, आप देखें बहुत सारे ऐसे चीजें हमें पाई जाती है कि रोजमर्रा जब कोरोना नहीं था तब भी हम देखते थे कि कई लोग एहतियाती तौर पर मास्क का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब अगर हम देखें तो सर्दियां भी हैं, सर्दियों के साथ साथ माहौल ऐसा है कि बहुत ही अगर हम देखें डस्ट किस्म जो है हर जगह से आपको मिलेगी, तो उसे बेटर है कि आप अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल जिंदगी का ऐसा बनाएं। तो एहतियात करना होगा तभी तो हम बच सकते हैं, वरना अगर हम एहतियात ऐसे ही करेंगे तो हॉस्पिटल जो है उसी तरह भरे रहेंगे, उसी तरह हालात खराब होंगे। और जिस तरह टेलीविजन पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए बार हुकूमत भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की बात कर रही है, तो इस पर अमल करना होगा, हम सबको अमल करना होगा इस चीज़ों पर। बिल्कुल ठीक है। वैक्सीनेशन की बात तो हरमीत रऊफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने जब स्टार्ट में भी बात की थी, और जब ये वैक्सीनेशन नई मतलब कॉमन होना शुरू हुई थी, शुरू में तो एल्डरली ग्रुप को लग रही थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम उम्र के लोगों को भी लगना शुरू हुई, तो हमने उस टाइम भी ये जिक्र किया था कि लोग जाली सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं ताकि वो ये शो कर सकें कि वो वैक्सीनेटेड हैं, और उनके लिए जो भी सख्तियां हैं ऑब्वियसली वो उन पर लागू ना हो। लेकिन मुझे लग रहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन अभी ये कोई मैं 3-4 दिन पहले की अगर आपको सूरत हाल बताऊं, अभी भी बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो कि खुद को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सूरत हाल हमें देखने को मिलती है। आई डोंट नो और किसी मुल्क में है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अभी भी जाली सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं। अब अपनी मर्जी की कोई भी डोज लगवा लें, बट ये है कि जिस तरह से ये ओमिक्रॉन है, ये और भी कोई किस्म है, ये आपको अगर मुकम्मल महफूज नहीं रख सकेगी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपको इस दौरान कोविड हो जाता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। सो वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा, वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं कि आपको कोविड होगा ही नहीं, अगर होगा तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आप खुद को महफूज रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। मतलब हम बार बार कह रहे हैं
और ये चौथी पांचवी दफ़ा आज ही के प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे हैं कि अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर इमरान भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे और वो बात कर रहे थे कि इसका एक ही तरीका है और वो ये है कि ग्लोबली लोग वैक्सीनेट हो जाए और फिर वेरिएंट जो है उनके हवाले से भी हो जाए। अब बहुत से मुल्कों में ऐसे आ गया, हमारे तो तीसरी डोज चल रही है जो बूस्टर की है, लोगों ने चौथी तक चले गए हैं कि अब चौथी डोज भी लगवा ली जाए और बहुत से मुल्कों में दूसरी डोज भी जो बूस्टर की है वो लग रही है। लोग इतना ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, तो अपने आप को एहतियात करें। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है और वो ये है कि इस बात का आप इत्मीनान रखें कि दुनिया में माहिरीन जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वो मुसलसल तहकीक कर रहे हैं, मुसलसल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के डॉक्टर जावेद अकरम को अक्सर हम अपने साथ शामिल करते रहते हैं, वो भी उनका इदारा भी तहकीक कर रहा होता है। मुख्तलिफ जो बूस्टर डोजेज़ हैं या मुख्तलिफ डोज जो दूसरी यहाँ पे वैक्सीन आ रही हैं उनके टेस्ट चल रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि ये नहीं है कि साइंसदान आराम से बैठे हुए हैं, हमारे मुल्क के भी वो भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सर डॉक्टर इमरान शरीफ से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डेल्टा क्रोन जिसका अभी हमने जिक्र भी किया थोड़ी देर पहले, आप भी बता रहे थे, लोगों को किस हद तक कॉन्शियस रहने की अब ज़रूरत है? बिकॉज वेरिएंट्स बदल रहे हैं। कोविड जो है वो एक टाइम पर केसेस कम होते हैं, फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं केसेस दोबारा से ज़्यादा हो जाते हैं। सो अब हमने कितना कॉन्शियस रहना है इस स्पेसिफिक वेरिएंट को लेकर? जो वेरिएंट है, जैसे मैंने अर्लियर आपको मेंशन किया था, ये कम्प्लीटली एक नया वेरिएंट जो कि साइप्रस में आइडेंटिफाई किया गया है और अभी तक हमारे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये लैब एरर है या वाकई में दिस इज अ वेरिएंट। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आएगी साइप्रस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से प्रॉब्ली समटाइम दिस वीक, तो देन वी विल नो बेटर। तो राइट नाउ ओनली 25 केसेस आइडेंटिफाइड इन द लैब। तो जो हमें जैसे मैंने कहा था कि हमें अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारना है कि कोविड हमारे साथ ही रहेगा until and unless at least 80% of the whole population जो आप उसको वैक्सीनेट नहीं कर सकेंगे तब तक ये वेरिएंट हमारे साथ बनते रहेंगे, नए वेरिएंट आते रहेंगे। और हमारा जो मेन पर्पस है इस वक्त ग्लोबल वैक्सीनेशन है, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, साउथ अफ्रीका में हो, साउथ अमेरिका में हो। और अगर एक भी सब कॉन्टिनेंट हमारे पास रह गया जहाँ पे वैक्सीन नहीं किया तो वहां पर ये वेरिएंट जो है, ये वायरस जो है, नए होस्ट लेकर वहां पे मॉडिफाई करेगा अपनी जेनेटिक कोड को और नया वेरिएंट बना के पूरी दुनिया में दोबारा फैल जाएगा। और हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगे हुए हैं अमेरिका में, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उनको हो रहे हैं, माइल्ड हैं लेकिन हो रहे हैं। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर इमरान, यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सर जो सिम्टम्स हमने देखे माजी में कोरोना के, कि छींक के आना, दर्द होना, बहुत ज्यादा टांगों में दर्द होना, जायका जो है वो जुबान का चला जाना, तो क्या इसी में भी वही सिम्टम्स है या कुछ चीजें थोड़ी सी बदली हुई हैं जो नया वेरिएंट ये आया हुआ है? सर जी, नया जो वेरिएंट आया हुआ है उसमें जो लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट वो इतना प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं है, लेकिन जो जनरल सिम्टम्स है उसमें स्नीजिंग, बॉडी एक, फीवर, जॉइंट पेन, अपसेट स्टमक, जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स है जैसे लैक ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान में भी अब कोविड बहुत ज़्यादा दोबारा से हम केसेस देख रहे हैं। अगर हम यूरोप में देखें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं और अब जो हुकूमतें हैं वो भी लॉकडाउन उस तरह से नहीं लगा रही। आपको क्या लग रहा है ये जो नया वायरस आया है ओमिक्रॉन, क्योंकि ये कहा जा रहा है बहुत तेज़ी से फैलता है, गो कि उतना ख़तरनाक नहीं, इसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा हैं या लोगों में अब डर खौफ नहीं रहा, इसकी वजह से हम देख रहे हैं केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। ये दोनों वजूहात हैं। एक तो ये कि ओमिक्रॉन जो है इजीली ट्रांसमिसेबल है, बहुत तेजी से फैलता है, और दूसरा है कि लोग भी जो है वो कंफर्टेबल हो गए हैं, दे थिंक कि अब इतनी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, नाउ वी आर प्रोटेक्टेड, जो कि दैट्स नॉट द केस। और अगर आप लास्ट ईयर को देखें
तो लास्ट ईयर जो डेल्टा वेरिएंट जब आया था तो अमेरिका में केसेस जनवरी एंड फरवरी में पीक पर पहुंच गए थे। उस वक्त पाकिस्तान में कोई इतनी के ज्यादा केसेस नहीं थे। जब अमेरिका में केसेस कम हुए तो पाकिस्तान में केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो जनरल पब्लिक है उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और दे नीड टू फॉलो द SOPs के ये पीक जो अमेरिका में आई हुई है ये पाकिस्तान में मोस्ट लाइकली मार्च के मिडल ऑफ द मार्च और एंड ऑफ द मार्च में ये पाकिस्तान में मोस्ट लाइकली हिट करेगी। ठीक। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक और पॉइंट पर भी आपसे बात करना चाहूंगी। जिस तरह से ओमिक्रॉन को अभी हम डिस्कस करें, ओमिक्रॉन के बारे में ये कि वाइडली स्प्रेड बट डेंजरस उतना नहीं, लेकिन अगर हम देख लें अगर ये किसी ऐसे बंदे में ट्रांसफर होगी जिसकी इम्यूनिटी लेवल इतना अच्छा नहीं या कोमॉर्बिड कंडीशंस है, तो क्या ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है अगर दूसरों के लिए इतना खतरनाक नहीं? पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिसका एग्जांपल जैसे आप समझ लें कि कैंसर है किसी को, लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, और अगर उस पेशेंट को या उस पर्सन को ओमिक्रॉन होता है तो उसकी सिवियरिटी ज़्यादा इंटेंस होगी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। अगर एक आम आदमी ने वैक्सीन भी लगवाया हुआ है, नॉर्मल इम्यूनिटी है, तो ओमिक्रॉन के जो इन्फेक्शन अगर उस पर्सन को होता है तो जस्ट कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे और वो रिकवर कर जाएंगे। लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है दे विल एंड अप इन द हॉस्पिटल और मे एंड अप इन द ICU। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि मार्च तक आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि शायद पाकिस्तान में इसकी सिवियरिटी ज़्यादा हो जाए जो ओमिक्रॉन की है, अमेरिका में अगर इस वक्त मौजूद है। तो इसके साथ ये बताइए कि साइंसदान भी साथ साथ लगे हुए तहकीक में, मुख्तलिफ इसकी वैक्सीन, मुख्तलिफ पिल्स वगैरह आ रही हैं। फाइज़र की जो पिल है जो कोरोना से लड़ती है, उसके खिलाफ मुदाफ़ती निज़ाम पैदा करती है, ये कितनी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी आप समझते हैं हमारे जैसे मुल्कों को, डेवलप्ड कंट्रीज से होती हुई? अमेरिका में तो शायद उसकी अब शुरू कर दिए उन्होंने ख़रीदना और उसको इस्तेमाल करना। देखिए, ये मेडिकेशन जो ओरल मेडिकेशन है कोविड के लिए, ये डेटा FDA को प्रेजेंट किया गया था दिसंबर में, तो ये अमेरिका में भी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इट विल बी अवेलेबल सून। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आई एम होपिंग सम टाइम दिस ईयर। इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट के कब मिलेंगी, लेकिन अमेरिका ने क्लोज टू 1.7 बिलियन डोजेज ऑफ मोलनुपिराविर, जो कि एक ओरल एंटीवायरल मेडिकेशन है, जो आपको पहले जब आपके सिम्टम स्टार्ट होते हैं तो 2 से 5 दिन के दरमियान लेनी है, और ये आपके 2 डोजेज होती हैं ट्वाइस अ डे फॉर 5 डेज। तो उससे जो आपका सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स है वो कम हो जाता है। ये उसी तरह है जैसे हमारे पास फ्लू इन्फ्लुएंजा के लिए मेडिकेशन है जो कि सिम्टम्स को कम कर देती है। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हमने देखी थी जब कोरोना नया नया आया था, तो हमने ज्यादातर केसेस जो है वो ऐसे एज में पाए जाते, बच्चों में ना होने के बराबर थे। तो अब आपको क्या लगता है कि ये बच्चों को भी उसी तरह इफेक्ट कर सकते हैं, या माजी की तरह बच्चों की जो रेशो की तादाद होगी इफेक्ट करने की, इसकी कम होगी? सर, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। जो पहले सारे वेरिएंट आए थे वो इतने ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थे बच्चों में, और बच्चे प्रोटेक्टेड थे। लेकिन ये जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, इस वक्त अमेरिका में हॉस्पिटलाइजेशन बच्चों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि पहले नहीं थी। तो बच्चों में ये काफी तेजी से फैल रहा है। और आपको पता है कि जो 5 साल से 11 साल के बच्चे हैं उनको तो वैक्सीन अप्रूव होगी, लेकिन उससे छोटे जो हैं 0 to 4 year old और 5 year old, उन बच्चों में वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। तो उन बच्चों में ये वायरस फैल रहा है तेजी से, और जो वैक्सीन है जो इन्फेंट्स में और न्यूबॉर्न में, उसके ऊपर काम हो रहा है, और इस साल वो वैक्सीन मोस्ट लाइकली विल बी अवेलेबल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान शरीफ साहब शो में मौजूद थे। सर, आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे? अदरवाइज वी हैव टू टेक अ ब्रेक। मेरे ख्याल में दोबारा एक रिक्वेस्ट ही हो सकती है, और वही कमेंट की बजाय रिक्वेस्ट ये है कि वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। सेंटर्स खुले हुए हैं,
आपको जहाँ जहाँ पे आपके नज़दीक सेंटर हो वहाँ पे आप करें। अगर आपके घर में कोई बूढ़े बीमार हैं जो खुद नहीं जा सकते, तो गवर्नमेंट की ये फैसिलिटी भी है कि डोर टू डोर जाके आपके घर में आपको वैक्सीन लगा दी जाए। इसका इंतज़ार न करें, अपने जो नंबर मौजूद हैं उन नंबरों के ऊपर कॉल करें, मैसेज भेजें और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। मार्च डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक महीना हो सकता है जहां में खतरा है कि हमारे केसेस बढ़ जाएंगे, उससे पहले तदारुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसी मैसेज के साथ व्यूअर्स हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ओमिक्रॉन के बाद अब एक और किस्म जो है वो सामने आ रही है कोविड की, जो कि डेल्टा क्रॉन है। बहुत से रीजंस हमने पहले भी डिस्कस किए। कुछ ये थे कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड हो रहा है, इसलिए हम ऑल ओवर द वर्ल्ड केसेस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और इसके साथ साथ अब लोगों में डर और खौफ उस तरह से नहीं जिस तरह से आगाज़ में था। तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये स्टार्ट से ही जब से रऊफ साहब भी कोविड आया भी था, एक बात जो सबसे पहले कही जाती थी कि ये उन लोगों को इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन रखने के लिए खुराक का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। सो अब ओमिक्रॉन से बचने के लिए किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट जोहा मतीन इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। जोहा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जोहा, ओवरऑल कोविड के लिए किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल करें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए, और ओमिक्रॉन से बचने के लिए हम किस किस्म की खुराक को अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उसमें शामिल करें? ज्यादा न्यूट्रिशियस वाले फूड्स लेने बहुत जरूरी हैं। गाजर का इस्तेमाल करें, पालक और चुकंदर का इस्तेमाल करें, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिजीज फाइटिंग वाले। दाल का इस्तेमाल करें, बादाम, अलसी और तुख्मलंगा का इस्तेमाल करें। केले का मिल्क शेक लें, और जिनको कोविड है उनको अदरक की चाय लेनी चाहिए नौजिया के लिए, और कोविड से बचने के लिए भी अदरक की चाय बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, ये तो आपने कोई बता दी। जो ज़्यादा सब्जियां वगैरह जो हैं या फल कुछ थोड़े से, जो नॉर्मल डाइट है, खाना वाना है, उसको क्या कम कर दें कि उसके साथ ये करना है? उसके साथ ही उसको ऐड कर दें। ज्यादा चिकनाई वाले खाने ना खाएं, ज्यादा शुगर या मीठे का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा हेल्थी डाइट खाएं, उससे आपकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो सूप का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मटन का सूप ठीक है, भाई वो सूप ले लें। जब कोरोना था आपने देखा भी काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल भी किया। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या मटन के अगर नहीं मिलता तो क्या दीगर सूप भी उसी तरह बेहतर साबित हो सकते हैं, चाहे सब्जियों का हो या उसी तरह अगर चिकन का सूप है तो क्या वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसी तरह जिस तरह लोग ज़्यादातर इसी को ज़्यादा तरजीह देते थे? प्रोटीन का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए। तो अंडे डाल दें सूप में, या मुर्गी, मटन, कोई भी आप प्रोटीन अगर डाल दें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। कोई दालों का सूप भी बना दें, ये बहुत हेल्थी होता है। सिर्फ सब्जियों का सूप ना पिएं, उसमें कोई प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। अच्छा जोहा, जिस तरह से आपने भी बिल्कुल आगाज में कुछ चीज़ों का नाम लिया जिसमें दालें थी, कुछ सब्जियां थी, आपने तुख्मलंगे का कहा। अब इसको किस तरह से यूज़ करें, बिकॉज देयर आर सेवरल वेज हमें किस तरह से यूज़ करना है। प्लस अगर हम पाकिस्तान को देखें, यहाँ पर विंटर सीजन चल रहा है, कमोबेश हर शहर में सर्दी के कहीं पे कम है, कहीं पर ज़्यादा है। उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तुख्मलंगा सूट भी नहीं करता, वो क्या फिर ऑल्टरनेटिव लें? ये मिथ होता है कि आपको व्हाट्स रियलिटी इज दैट पूरे साल में आप तुख्मलंगा का यूज कर सकते हैं। वो गर्मी आपके अंदर नहीं बिल्ड करता, आप पूरे साल यूज करें। इसमें बहुत सारे ओमेगा 3 फैट्स होते हैं जो बहुत हेल्थी होते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। द बेस्ट वे टू टेक इट कि आप एक पूरा टेबल स्पून पानी में डाल दें रात को, और फिर सुबह में वो पी लें फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। ये सबसे हेल्थी। ठीक है। अच्छा, कुछ सप्लीमेंट्स के हवाले से भी बता दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी अपनी हेल्थ को लेके, जो कि एक बहुत अच्छी बात भी है। डाइट को प्रॉपर रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। कौन से सप्लीमेंट्स आप रिकमेंड करना चाहेंगी? आप स्पेसिफिकली चाहे नाम ना लें, बट ये बता दें कि जिसमें ये वाले मिनरल्स, ये वाले विटामिन्स हैं, वो वाले सप्लीमेंट्स कोई भी यूज़ कर सकता है। एक जो जेनेरिक आप कहें कि विद दीज विटामिन्स एंड विद दीज मिनरल्स।
जिनके डाइट बिल्कुल ठीक नहीं है वो एक मल्टीविटामिन ले लें, उसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं। बट यूजुअली पाकिस्तान में वुमेन को आयरन डिफिशिएंसी होती है, उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए। तो अगर उनकी आयरन कम हो तो उनको आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, जनरली 50+ को तो वैसे ही विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत जरूरी है, वो तो सप्लीमेंट ले ही लें क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है विद एज। तो वो बहुत प्रोन होते हैं विटामिन डी डिफिशिएंसी के लिए, व्हिच कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। तो उनको तो लेना चाहिए और बाकी लोगों को भी वंस अ ईयर टेस्ट करना चाहिए कि उनकी विटामिन डी लेवल अगर कम है तो डेफिनेटली सप्लीमेंट लें या ज्यादा दूध या दही का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। बट जनरली अगर आप हेल्थी डाइट खा रहे हैं आपको शायद सप्लीमेंट्स की जरूरत ना हो। ठीक है, सप्लीमेंट्स की जरूरत ना हो। इसके साथ साथ ये भी बता दें जी हरमीत। जी जी जी, आपका सवाल हो जाए। जी जोहा, मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि डाइट तो हो गई, सप्लीमेंट्स भी हो गए, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर रख सकती हैं? इसमें अगर हम पानी देख लें, वाटर इनटेक आपकी कैसी होनी चाहिए ना, अपार्ट फ्रॉम वाटर इनटेक एक्सरसाइज का कितना की रोल है आपकी इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन रखने में? पानी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए, बहुत सारी बॉडी सिस्टम्स में भी यूज होता है। तो डेफिनेटली सबको 2 जग पानी दिन में जरूर पीना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना डिहाइड्रेशन हो सकती है, इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है आपकी इम्यूनिटी में। आप थोड़ी भी मूवमेंट करना, ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं, लेकिन अगर आप हर रोज बस 15-20 मिनट वॉक भी करते हैं उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। तो एवरीडे मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहा, आजकल बड़े विटामिन सी के बड़े सप्लीमेंट्स का चर्चा हुआ है, लोग वायरल कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं एक दूसरे को मुख्तलिफ नाम के विटामिन सी की टैबलेट्स आप इस्तेमाल करें, उसका भी कोई फायदा है? अगर आप डाइट से नहीं ले रहे हैं तो विटामिन सी का फायदा है आपके इम्यून सिस्टम पे, लेकिन आसान है अपनी डाइट में विटामिन सी लेना। अगर आप पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेल पेपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या शिमला मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ऑरेंजेस आजकल सीजन में आए हुए हैं, मौसम्बी खाएं, और स्ट्रॉबेरीज अभी आने वाली हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं विटामिन सी में। अगर आप थोड़ी सी बस अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें आपको विटामिन सी अपनी मिल जाएगी डेली इंटेक में, वो मुश्किल नहीं है मिलना। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, वैसे अगर हम देखें जो गर्मियों में ज़्यादातर जो है हल्की फुल्की सब्जियां जो है वो खाई जाती है, ज़्यादा उसको तरजीह दी जाती है, साथ में लस्सी होती है, चटनी होती है, दीगर चीज़ें। लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें, गर्मियों में तो चलो हल्की फुल्की खुराकें हो जाती है क्योंकि मौसम ऐसा होता है। गर्मियों में ये सर्दियों का मौसम है, तो ऐसी कौन सी बैलेंस खुराक है जिसको हम अगर रखें तो कम से कम जो, क्योंकि पानी भी आजकल बहुत ज़्यादा बात की जाए तो पानी भी बहुत कम लोग पीते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, पानी पिया नहीं जाता। तो ऐसे में कौन सी खुराकें हैं जिसको ज़्यादा तरजीह दी जाए ताकि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस ही रहे? अगर पानी ज्यादा नहीं पिया जा रहा और मौसम ठंडा है तो ज्यादा हर्बल टीज की इस्तेमाल करें। अदरक की चाय बनाएं, मिंट की चाय बनाएं, ये ज्यादा इजीली आप ले सकते हैं कि आपको वैसे भी ठंड लग रही होती है, आप चाय का इस्तेमाल करें। सब फ्लूइड इनटेक एटलीस्ट पूरी हो सकती है। विंटर के मंथ्स में बहुत सारी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे सीजन में होते हैं, तो ज्यादा जूसेस का इस्तेमाल करें, फल और सब्जी के जूसेस का। इससे आपके एटलीस्ट वाटर इनटेक और फ्लूइड इनटेक तो इंक्रीज होती है बाय एनी फ्लूइड। अच्छा जोहा, कोई क्विकली बता दें कि ये कुछ एनर्जी बूस्टर्स के बारे में लोगों को बता दें, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स को कुछ भी हो सकते हैं, वो नेचुरल वे भी हो सकता है, वो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इवन डाइट की फॉर्म में भी हो सकता है। सो जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या एनर्जी बूस्टर्स हो सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हो सकते हैं? आप इस्तेमाल करें, हमारे पास नट्स एंड सीड्स अभी फ्रेश आ रहे हैं, तो बादाम का यूज करें, ये भी बहुत अच्छा होता है। अलसी का यूज करें, अगेन तुफमा लंगा का यूज करें, गाजर का यूज करें और चुकंदर का यूज करें, ये बहुत हेल्थी होते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज की भी हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर रखती है। एक्सरसाइज करें कौन सी? इजी टू डू एक्सरसाइजेस बता दें क्विकली, उसमें वॉक भी हो सकती है, ब्रिस्क वॉक एनी, और कितनी देर करनी है? मिनिमम 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए जो मॉडरेट इंटेंसिटी के हो, जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ रहा हो। बहुत ही स्लो वॉक नहीं करनी, लेकिन समथिंग दैट इंक्रीजेस हार्ट रेट या कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कोई भी एक्टिविटी यूज कर लें, औरतों को जुम्बा बहुत पसंद होता है, आप साइकिलिंग कर लें, आप वॉकिंग कर लें, कोई भी एक्टिविटी कर लें फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, तो ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है जो आपको पसंद है।
ठीक है, कोई भी ठीक। चीज़ जो मेरे ख्याल में आपके खून को गर्दिश को बढ़ा दे, दिल जो है उसकी धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाए, वॉक करें, कुछ पसीना आपको आ जाए, वो सारे का सारा बड़ा हेल्दी है। बिल्कुल। और वो 15 से 20 मिनट आपने कहा है या आधे घंटे तकरीबन ज़्यादा बेहतर आप रिकमेंड कर रही हैं? ज्यादा बेहतर है अगर आप आधे घंटे हर रोज कर दें। ठीक है। बिल्कुल अच्छा सही। जोहा, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने वॉक का जिक्र किया और भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में जब से कोविड भी आया बहुत से टोटकों पर भी बिलीव कर रहे हैं और हर एक का एक फेथ होता है ना, उससे उनको फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। अभी कुछ हर्बल टीज़ का आपने भी जिक्र किया, कोई इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हो जो आप लोगों को बता सकती हैं कि ये चीज़ें जो हैं अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लें? एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूँ, जिनको कॉफिंग है वो मलट्ठी यूज़ कर लें या कुछ भी, एनीथिंग जो कि लोगों के लिए आसानी पैदा कर दे, तो वो चीजें क्या हो सकती हैं? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर एज अ टिप, स्मॉल टिप एंड इजी टू डू एज वेल। आई थिंक द मेन थिंग इज कि आप एक न्यूट्रिएंट या एक फूड के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। आपकी पूरी ओवरऑल डाइट का बैलेंस आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी से सपोर्ट करता है। तो आप ज्यादा अनहेल्थी फूड्स की तरफ ना जाएं, दैट्स गोइंग टू हर्ट योर इम्यूनिटी। आप ज्यादा हेल्थी सुबह में अंडे ले लें, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं टोस्ट के साथ। स्नैक्स में लस्सी ले लें या योगर्ट ले लें। आप दालों का इस्तेमाल करें दिन में रोटी के साथ। शाम को थोड़ी प्रोटीन, चिकन, मटन वगैरह सब्जी और राइस के साथ ले लें। ये इस तरीके से पूरा बैलेंस डाइट आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर लोगों का वैसे ही बुरा डाइट होता है, वो ज्यादा बाहर से खाते हैं, बिरयानी एक्सेट्रा, और फिर वो एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता उनकी बॉडी पे। उनको पूरा ओवरऑल बैलेंस चाहिए होता है और कम प्रोसेस्ड फूड्स, कम जंक फूड खाना चाहिए। ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में कि बाहर का खाना बहुत जोर है। तो अगर ये कम कर दें और अपनी शुगर इंटेक और मीठा कम कर दें, इससे आपकी बॉडी एक्चुअली बहुत सपोर्ट होती है। ठीक हो तो गया। मैं अच्छा, टोटके में इतना बिलीव नहीं करती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, वो वैसे कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट घरेलू टोटकों पर इतना बिलीव नहीं करती, बट मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। जो हम अपने बड़े बूढ़ों से जो बातें सुनते आते हैं, उनमें कोई ना कोई हकीकत होती है, ऐसे ही नहीं वो बातें बन जाती। अच्छा, ये तो हमने कोविड को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया है और लोगों को समझ भी आ चुकी होगी वही बात कि इम्यूनिटी आपने अपनी बेहतर रखनी है। जितनी इम्यूनिटी बेहतर होगी उतना आप कोविड से भी बच सकते हैं, और अगर कोविड हो जाए तो उसकी इंटेंसिटी से भी बच सकते हैं। अच्छा जोहा, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगी, वो ये कि हमने कोविड के दौरान देखा, गो कि अब लोग लॉकडाउन नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम हमने बहुत ज़्यादा देखा। बहुत सा हमने घर से बैठे जब लोग काम कर रहे थे, ख़वातीन घर में थी, बच्चे घर में थे, वेट गेन के इश्यूज हमने बहुत ज़्यादा देखे, जिसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें बताई गई, इंडोर एक्सरसाइजेस भी बताई गई। अब तो खैर वो लॉकडाउन या वो चीज़ें उस तरह से नहीं, लोग अपने काम काज पर दोबारा से वापस आ चुके हैं, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। लेकिन अगर हम विंटर्स को देखें तो विंटर में भी ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, और ख़वातीन का बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वेट थोड़ा सा गेन होना शुरू हो जाता है। क्या करें? अब ज़रा इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें, बिकॉज मॉर्निंग टाइम में बहुत सी ख़वातीन इस वक्त TV के आगे बैठ कर चाह रही होंगी कि हम इस पर भी गुफ्तगू कर लें। सो वेट किस तरह से कंट्रोल करना है ख़वातीन ने भी और मर्दों ने भी, जो सर्दियों में वेट गेन हो जाता है? जी, सर्दियों में वेट गेन हो जाती है कि बहुत सारी दावतें हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, तो बहुत बाहर के खाने खा रहे होते हैं। जब आप घर पे होते हैं तो अपने पोर्शन कंट्रोल करें, ठीक है। स्मॉल फ्रीक्वेंट खाने खाएं, ज्यादा स्किप ना करें मील्स, ये अच्छा नहीं होता क्योंकि फिर आप नेक्स्ट मील में ओवर ईट करते हैं। तो अपनी रोटी चावल हाफ कर दें, बिल्कुल जीरो ना करेंगे, तो आपकी बॉडी को कार्ब्स की जरूरत है। लेकिन आप होल ग्रेन ब्राउन राइस, चक्की की आटे की रोटी लें, वाइट से दूर रहें, ये वेट लॉस में हेल्प करता है। और आप अगर पूरी रोटी लेनी है वो आधे कर दें। प्रोटीन का बहुत इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, एंड एक्सरसाइज डेफिनेटली विल आल्सो हेल्प विद। अभी तो इतनी अच्छी मौसम है, पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं इस टाइम पे। देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी के लोग एक्सरसाइज करें, इससे आपका आहिस्ता आहिस्ता वेट कम हो जाएगा। ठीक है। आपके अच्छा मौसम है ना कराची में, हमारे पंजाब में बहुत ठंड है ज्यादा। अगर इतनी सर्दी हो तो फिर क्या करें? काफी सारे लेयर्स पहन के चले जाएं, स्वेटर, कोट्स, फिर भी बाहर अपने आप को कवर ज्यादा करना करें भाई। बहुत सारे होम वर्कआउट्स, अगर YouTube पे कोई भी देखे बहुत सारे होम वर्कआउट्स हैं, तो आप कुछ भी YouTube पे लगा के। बिल्कुल। हरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हरमीत। जी अच्छा जो अगर हम देखें सर्दियां हैं, कराची का तो जिक्र किया, वहाँ थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, लेकिन यहाँ में बड़ी कमाल की सर्दी है। ज्यादातर हम देखते हैं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या होटल या घरों में, तो चावल जो है बहुत ज्यादा ऐसे लोग मैंने देखे जो बाकायदा पूरे हफ्ते भी खा लेते हैं, कहते हैं भैया मजा ही आ रहा है,
खाने दे। मेरे तो जैसे। चावल के हवाले से क्या कहना है कि पूरा हफ्ते जो लोग खाते हैं तो क्या खाना चाहिए या कुछ टाइम होना चाहिए कि 2 दिन खाए, 2-3 दिन गैप लिया फिर खाए? एक मील में 1 कप चावल कुक्ड मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, और एक ब्राउन राइस मील का में। यूज ज्यादा करें, उसमें ज्यादा फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो ज्यादा हेल्थी होता है। अगर आप राइस खा रहे हैं तो अगर 1 कप खाएं या मैक्सिमम 2 कप खाएं, दैट्स द मैक्सिमम। लोग बहुत ज्यादा राइस का यूज करते हैं, ये इतना हेल्थी नहीं होता। मेरे ख्याल में वो जो आपने एक सबके मील वाली लिए। बात की है ना, तो लोगों के माइंड में नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है, और जो लोग डाइट पे होते हैं वो नॉर्मली 5 मील्स लेते हैं, 2 स्नैक्स एंड 3 मील्स, और जो नॉर्मली लोग हैं वो 3 मील्स तो लेते ही हैं। सो एक मील में जो जोहा ने क्वांटिटी बताई है 1 कप है। सो आपने बस फिर एक ही मील में लेना है, ये नहीं कि आप एक मील के साथ एक कप ले रहे हैं। 1 सर्विंग पर डे, मेरे ख्याल में वो इस तरह से होना चाहिए। बट एनीवेज थैंक यू सो मच और जोहा। ज्यादा रोटी का इस्तेमाल करना ज्यादा हेल्थी होता है। अगर आप बिल्कुल कच्ची ठीक आटे हो की गया। रोटी इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ व्हाइट राइस, ये ज्यादा अच्छा होता है। तो अब लंच में रोटी ले लें, डिनर में 1 कप चावल ले लें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जोहा, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स ब्रेक पर जाएंगे, क्विक ब्रेक पर। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक। ये देख रहे हैं आप ट्रक आर्ट। अच्छा जी, ये तो देख ये रहे था थे आप ट्रक ट्रक आर्ट, आर्ट। जो कि ट्रक आर्ट जो पाकिस्तान है, की जो हमारा मुनफरिद- मशहूर तरीन आर्ट है ट्रकों के ऊपर बना हुआ, ये इसको जूतों के ऊपर बनाया गया है। और नाइकी के जूते लेके, जो बड़े महंगे जूते हैं, हाँ जी। उसको ये एक आर्टिस्ट ने हमारे इसको बनाया है और बड़े कमाल किया है, और वो बाहर दुनिया में पॉपुलर हो रहा है। लोग बड़ी पजीराई उसकी हो रही है। अंग्रेज बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इस तरह के डिज़ाइन खरीद रहे हैं। अच्छा, हम ट्रक आर्ट की बात करें तो इसको एक मुनफरिद पहचान हासिल है, और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान की एक पहचान जो है वो कंसिडर किया जाता है। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और फिर ऑब्वियसली जो उर्दू की तहरीरें होती हैं इस पर, वो जो जिस तरह से भी हमने दिखाई भी, वो कुछ शॉट्स थे, कुछ विजुअल्स थे जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे थे, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। बट एनीवेज, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो ट्रक आर्टिस्ट हैं हैदर अली, इन्होंने जो ट्रक आर्ट इंटरनेशनली मुतारफ़ करवाया है उसको अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हैदर अली इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। हैदर, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना कि ये जो ट्रक आर्ट है आपने कहाँ से सीखा, और ये काम जो है आप कब से कर रहे हैं? घर से। मेरे घर में आसपास जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे हर वक्त ट्रक ही ट्रक चारों तरफ, और मेरा अपना वालिद साहब से सीखा मैंने ये काम, और बचपन से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। स्कूल से आने के बाद वर्कशॉप में खेलना कूदना, और बस रंगों से लगाव था, और रंगों से दोस्ती हो गई। आज तक रंगों से दोस्ती चल रही है, और बस इन रंगों ने मुझे दुनिया घुमा दी। ये जूतों पे ट्रक आर्ट बनाने का ख्याल कहाँ से आ गया आपको? कहाँ से ज़हन में आया कि मैं ये काम करूं? जूतों पे बनाने का ख्याल ये है कि मैं कस्टमाइज पेंट करता रहता हूँ काफी चीजें। जैसे अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक से मुझे मैसेज आते रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए भी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये कैनवस पेंट करके दें। तो इसी तरह मेरे क्लाइंट्स, उनके पास ये आइडिया था कि स्पीकर्स पेंट करने का, तो वो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा। तो मैंने उनसे फिर अपने डिजाइन, जो ट्रक आर्ट के डिजाइन है, उन पे मैंने बनाए। डिजाइन मेरी मर्जी के थे, और क्योंकि पिशावरी चप्पल और उससे वगैरह तो हम पेंट करते रहते हैं, और वो तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन ये स्नीकर्स ऐसी चीज है कि ये दुनिया भर में लोग इसको पहनते हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कौम से हो, किसी भी मुल्क से हो। हर मुल्क में ये स्नीकर्स पहने जाते हैं। तो ये आइडिया फिर मुझे अच्छा लगा, और मैंने इसको पेंट किया, और ये आप देख रहे हैं कि दुनिया भर इसको पसंद कर रही है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा हैदर, अगर हम देखें बहुत से ममालिक में ट्रक आर्ट को पसंद किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें ऐसा कौन सा मुल्क है, किस मुल्क में ज्यादा ट्रक आर्ट को पसंदीदा मिली है? सबसे ज्यादा अमेरिका में इसको ज्यादा पजीराई मिली है। मैं अमेरिका की तकरीबन 30 से 35 स्टेट में ये काम कर चुका हूँ, और बाकी स्टेट में भी कहीं कहीं छोटा मोटा काम पहुंच चुका है, और बाकी मीडिया के जरिए भी काफी ये काम पहुंच चुका है, और प्रिंट अखबारों के जरिए भी लोग इसको जानते हैं। और अब तो माशाल्लाह जूतों के जरिए भी पूरी दुनिया दोबारा से जानने लग गई हमारे रंग और हमारे कलर्स को। दुनिया भर में माशाल्लाह से दोबारा से हमारे पाकिस्तान के रंग हैं। अच्छा हैदर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अमेरिका में ट्रक आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये बताएं कि दीगर ममालिक के जो लोग हैं वो दिलचस्पी रखते हैं कि वो भी ट्रक आर्ट सीखें? कुछ स्टूडेंट्स हैं इसके भी? जी हाँ, गैर मुल्कियों को भी मैंने काम सिखाया है, और अमेरिका के
ज्यादातर एलिमेंट्री स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के स्टूडेंट तक मैंने इसको कोशिश की है सिखाने की, और काफी लोगों को इनफरादी तौर पे भी मैंने जहां तक मैं गया हूँ वहां तक मैंने इसको लोगों को सिखाने की कोशिश की है, और कलर के बारे में, रंगों के बारे में और टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत आगाही फराहम की है। अच्छा रोमा, ट्रक आर्ट में एक बहुत बड़ा काम मुनफरिद जो होता है ना, वो उनके पीछे शेर होते हैं। इतने मजेदार शेर लिखे होते हैं कि वो फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा तुम तो खुद ही फूल हो, फूल लाए किस लिए टाइप के, मतलब वो जो होते हैं बेशुमार शेर होते हैं। तो हैदर वो शेर कोई सुनाए ना जो आप ट्रकों के पीछे लिखते हैं, ट्रक आर्ट में आप शेर इस्तेमाल करते हैं, वो सुना दें कोई। वो असल में काफी ये कोरोना की वजह से काफी काम के अंदर काफी उतार चढ़ाव आ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा काम जरा डिसबैलेंस हो गया था हमारे ट्रकों का। तो उसमें ये हो गया कि मुझे जो नए अशार लिखने का मौका नहीं मिला। बाकी ज्यादातर चलते जो हैं वो यही माँ की दुआ, जन्नत की हवा, सज्जन कोई कोई, दुश्मन हर कोई, तुम्हें चाह नहीं हमें परवाह नहीं, फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा, दिल भरा है फरोख्त कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट, वाह हम चले दुश्मन जले, जो हमसे जले वो साइड पे चले, इस तरह की हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। तो इस तरह की शेर व शायरी ज्यादातर चलती है। बाकी पश्तो में और सिंधी में, बलोची में, उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में ये इस तरह चलते रहते हैं। आजकल तो चल रहा होता है हुन घेन तब्दीली दे मजे, तो इस तरह करके भी चल रहा होता है आजकल ज्यादा काफी। जैसा लोग चाहते हैं वैसा वो लिखवाते हैं, और कभी कभी हमारी फरमाइश होती है तो हम भी अपनी तरफ से लिख देते हैं कि शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना, तू और भी इस आग को बाजू की हवा दे। इस तरह अल्लामा इकबाल के भी शेर काफी लिख लेते हैं, और कोई मिर्जा गालिब के भी मुख्तलिफ किस्म के शेर अपनी तरफ से ऐड करके उसको लिख देता है। कोई अहमद फराज के भी इस तरह करके रोड की रौनक रक्षों से, घर की रौनक बच्चों से, इस तरह की भी। जी हरमीत। अच्छा हैदर साहब, अगर हम देखें तो ये तो शेर हो गए, लेकिन सियासी जुमले या वैसे भी जुमले बड़े प्यारे किस्म के जुमले लिखे होते हैं ट्रक के पीछे। तो ऐसे में क्या आपको फरमाइश होती है सियासी जुमलों की, कोई फरमाइश होती है कि भैया ये भी लिख दो, ये भी लिख दो? नहीं, सियासी हम लोग असल में गैर सियासी होते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम फरमाइश पे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। अगर किसी ने कोई अपने लीडर की पोर्ट्रेट बनवानी हो ट्रक पे, या जिसको जो एक्टर पसंद हो या कोई फिल्म स्टार पसंद हो, तो वो अपने अपने फिल्म स्टारों को बनवाता है। जैसे अताउल्लाह खान साहब बनते हैं, यहाँ जलाल चांडियो भी बनते हैं, और इमरान खान साहब भी बनते हैं, प्रिंसेस डियाना भी बनती है, जनरल राहिल शरीफ भी बनते हैं, और कमर बाजवा साहब भी बनते हैं। उसके अलावा जॉन रैम्बो भी बनता है, ममता कुलकर्णी, ऐश्वर्या राय, और हमारे अफरीदी साहब, मिसबाउल हक, और इस तरह की लोग फरमाइश करते रहते हैं। इंटरनेशनल भी एक्टरों को लोग पसंद करते हैं यहाँ पे, तो वो भी पेंट। चलें, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। और इससे पहले जो जुमला बता रहे थे कुछ सेंटेंसेस, वो भी बहुत मज़े के थे। बट हैदर ये बताइएगा, ट्रक आर्ट क्योंकि पाकिस्तान की एक मुनफरद पहचान है और इसको हमारा कौमी विरसा हुकूमत की जानिब से करार दिया गया है, इंडिविजुअल्स भी इसके फैलाव के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और ऑब्वियसली वही लोग करते हैं जो इसमें महारत रखते हैं, जिनका ये पैशन होता है। आप इसको स्प्रेड करने के लिए क्या काम कर रहे हैं ट्रक आर्ट को? देखिए, इस फन के फैलाव के लिए तो मैंने ट्रक आर्ट अकेडमी का क्याम, इंटरनेशनल ट्रक आर्ट अकेडमी का क्याम मैंने किया है। अपने घर के तीसरे फ्लोर पे मैंने अपना स्टूडियो भी बनाया, और ट्रक आर्ट अकेडमी भी वो एक ही बनाई है मैंने। जहाँ तक ताल्लुक है हुकूमत का, तो ये अच्छी बात है हुकूमत की कि इन्होंने इसको कौमी उसमें करार दिया है, और ये अच्छी बात है। और इसके अलावा और कोई आर्ट है भी नहीं जो पाकिस्तान को इतना कलरफुल अंदाज में पाकिस्तान की मैसेज को, हमारे लोगों के मैसेज को, हमारे कल्चरल पब्लिक के मैसेज को दुनिया भर में फैलाया। हमारे लोगों की अंदर की बात, जो प्यार मोहब्बत कूट कूट के भरी हुए लोगों में, मुख्तलिफ जो रंगीन मिजाज जैसे लोग हैं, वो अपने ट्रकों की शायरी के हिसाब से भी और कलर के हिसाब से भी पूरी दुनिया में फैला है और मैसेज गया है दुनिया।
बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच हैदर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने ओन पर कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। हरमीत भी काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। हरमीत, जब हैदर कुछ जुमले पढ़कर बता रहे थे कि ये लोग पसंद करते हैं, ये लिखवाना पसंद करते हैं, ट्रक के पीछे भी हमें लिखे हुए बहुत से जुमले मिलते हैं, कौन सा जुमला आपको ज़रा ज़्यादा पसंद आया? अच्छा, वो है ना कि सजन दुश्मन हर कोई, सजन कोई दुश्मन हर कोई, इस किस्म के जुमले मैं देखता रहता हूँ। मुझे याद बड़े कम रहते हैं लेकिन बड़े मजे के होते हैं। और शेर व शायरी की अगर मैं बात करूँ तो रऊफ साहब ने जिस तरह शेर पढ़ा, इस किस्म के शेर जो है अशार बहुत ज्यादा लिखे जाते हैं, लेकिन मजा आता है ट्रक आर्ट को देख के। फिर उस पर जो चुनाव किया जाता है शायरी का या अल्फाज का, उसका मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो हमने ट्रक आर्ट पर बात कर ली। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और मारूफ शायर, मज़ाह निगार और अदीब इब्ने इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस हो गए। बड़ी शानदार तहरीरें इनकी। और एक तो शायर ऐसी है कि जो कुछ अर्सा पहले तक, अब नई नस्ल को शायद इतना ज़्यादा पता ना हो, अमानत अली खान ने जो इनकी गज़ल गाई थी, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, बच्चे बड़े आदमी हर एक की ज़बान के ऊपर होता था। और इसको हर महफिल में लोग सुना करते थे। असद अमानत अली, जो अमानत अली खान साहब का बेटा है, उसने भी गाया इसको। बेशुमार लोगों ने मतलब इसको बाद में आगे बढ़ाया हुआ है। उर्दू की आखिरी किताब मज़ाहिया इनकी वो थी। इंशा साहब जो है ये अशफाक अहमद के बहुत दोस्त है। ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 50-55 बरस के थे जब इनका इंतकाल हो गया। लंदन में थे, इनको ले जाए, वहाँ पे बीमार हो गए, तो वहाँ पे बीमारी की हालत में इनका इंतकाल हो गया। लेकिन ये है कि अपनी शायरी की वजह से और अपने ये तमाम इनकी वजह से हमेशा शोहरत इनकी रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि इंशा जी उठो किसी को भूलेगा। और एक उनकी जो किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी थी, लेकिन उसकी जो शाया हुई वो उनकी मौत के बाद हुई, वो नगरी मुसाफिर। इसका तो मैंने भी बहुत सुना हुआ है, पढ़ी तो नहीं हुई बट मेरे घर में भी पढ़ी हुई है, तो इसलिए मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इनके और भी सुनाएंगे। वो जो है पूरा, कहा हम चीन को जाएं, कहा तुम चीन को जाओ, कहा जापान का डर है, कहा जापान तो होगा, वगैरह वगैरह। मतलब इनकी बहुत। लेकिन सर अभी हमारा वक्त खत्म हो रहा है, हमारा नहीं, हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है। सो व्यूअर्स, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते हैं कल मौसम कैसा है, बट आज का जो मौसम है सो अपना एहतियात बहुत ज़रूरी है, जो अपनी एहतियात बहुत कीजिएगा।